So Jai Hind everyone, today is the first day of 100 days CDS exam challenge. So basically इस चैलेंज के अंदर मैं आपको 100 दिनों तक हर दिन एक रील के माध्यम से सीडीएस और एनडीए एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और वाइटल कंटेंट को लेकर के आऊंगा, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है. सो टुडे इज द फर्स्ट डे एंड वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक सप्त सिंधु. सो बेसिकली वैदिक टाइम्स में पंजाब को सप्त सिंधु भी बोला जाता था, यानी कि द लैंड ऑफ 7 रिवर्स. इन सब सिंधु यानी कि 7 रिवर्स में वी हैड इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज एंड सरस्वती. इसके अंदर इंदस का नाम उस टाइम पे सिंधु हुआ करता था, रावी का नाम उस टाइम पे पुरुषनी हुआ करता था, चेनाब का असिकनी, झेलम का वितस्त, बीस का विपासा, सतलज का शुतुद्री और सरस्वती का नाम हुआ करता था नदी तरना, जिसका क्या अर्थ होता है द बेस्ट ऑफ द रिवर्स. तो ये 7 रिवर्स मिल करके सप्त सिंधु का फॉर्मेशन करती थी. जय हिंद. जय हिंद एवरीवन. आज हमारे 100 डेज चैलेंज का सेकंड डे है और आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग कोट्स के बारे में जो कि हमारे वैदिक लिटरेचर से लिए गए हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, जो कि इस बार के G20 समिट का मोटो भी था. इसको लिया गया है महाउपनिषद से. सत्यमेव जयते जो कि हमारे नेशनल एम्बलम का पार्ट भी है, उसको लिया गया है मुंडकोपनिषद से. गायत्री मंत्र इसको लिया गया है ऋग्वेद के 3rd मंडल से, जो कि ऋषि विश्वामित्र जी ने इसकी संरचना की थी. ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद भी है. अगर हम अहम ब्रह्मास्मि और अस्तो मा सद्गमया जैसे श्लोक की बात करें तो इनको बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है. और साथ ही साथ माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अगर हम इस श्लोक की बात करें तो इसको लिया गया है अथर्ववेद के 12.1.12 से. अगर ये नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा. जय हिंद. जय हिंद एवरीवन. आज 3rd डे है हमारे 100 डेज चैलेंज का. इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं वेदों के बारे में. 4 अलग अलग वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. इसके अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कलेक्टिवली वेद त्राई के नाम से जाना जाता है. अगर हम पहले वेद की बात करें तो वो ऋग्वेद है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट है, जिसके अंदर 10 अलग अलग मंडल और 1028 हाइम्स या फिर मंत्रास पाए जाते हैं. इसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद. अगर हम इन मंडल्स की बात करें तो मंडल नंबर 1 और 10 ये सबसे लेटेस्ट एडिशन है, जबकि 2 से 9 तक पुराने हैं. दूसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद. यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है. यजुर्वेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद. और इसके अंदर आपको मंत्रास मिलेंगे जो यज्ञ और सैक्रिफाइसेस के टाइम पे या फिर प्रेयर्स के टाइम पे रिसाइट किए जाते हैं. तीसरा हमारा वेद है सामवेद, जिसका कि उपवेद है गंधर्ववेद. सामवेद के अंदर चैंट्स या मेलोडीज हैं जो कि गाई जाती हैं ड्यूरिंग वर्शिप एंड यज्ञास. इसके अंदर 1549 वर्सेस हैं और ये जो वर्सेस हैं ये 75 को छोड़ करके लगभग सारी की सारी जो बची हुई हैं वो ली गई हैं कहां से? ऋग्वेद से. सामवेद की अगर हम बात करें तो ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस का रूट माना जाता है. उसके बाद जो हमारा चौथा वेद है वो है अथर्ववेद, जिसका कि उपवेद है अर्थशास्त्र. इसके अंदर अलग अलग हाइम्स हैं, मंत्रास हैं, इनकैंटेशंस हैं जो कि एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है. आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मैजिकल फॉर्मूले इसके अंदर पाए जाते हैं. इसके अंदर 730 हाइम्स और 6000 मंत्रास यहाँ पे पाए जाते हैं. जय हिंद. जय हिंद एवरीवन. आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 4th डे और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस और उनकी प्रिसाइज लोकेशंस के बारे में. तो शुरुआत करते हैं हड़प्पा से. हड़प्पा लोकेटेड है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के साहिवाल के पास और यहाँ से लाहौर सिटी और रावी रिवर दोनों पास में. उसके बाद हम 3 सिटीज की बात करते हैं, मोहनजोदड़ो, चामुंडारो और साथ में कोटडीजी. ये तीनों ही पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में लोकेटेड है. इंडस रिवर यहाँ से पास है और पाकिस्तान के कराची, पाकिस्तान के हैदराबाद और इंडिया के जैसलमेर शहर यहाँ से पास में है. उसके बाद हम बात करते हैं बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर लोकेटेड 3 और शहरों की, जिनमें कि सबसे पहले मेहरगढ़ है जो कि क्वेटा के पास है. इसके बाद अगर हम बात करते हैं सुक्ता जंदारो तो ये मकरन कोस्ट के पास है नियर ग्वादर पोर्ट, और मकरन कोस्ट है जो कि अगेन बलूचिस्तान के अंदर ईरान कोस्ट के अलोंग लाई करता है. उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर लोथल है गुजरात के अंदर अहमदाबाद के पास, जिसको कि मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता था. सुरकोटाडा है जो कि गुजरात में अगेन रन ऑफ कच्छ नियर धोलावीरा. उसके बाद कालीबंगन है हनुमानगढ़ राजस्थान, बानावली हरियाणा फतेहाबाद में, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में, आलमगीरपुर मेरठ में यूपी के अंदर, क्वेटा जो कि अगेन बलूचिस्तान में है क्वेटा वैली के अंदर. उसके बाद रोपड़ सतलज रिवर के किनारे है नियर चंडीगढ़. उसके बाद लास्ट में है धोलावीरा जो कि अगेन रन ऑफ कच्छ लेक में सिचुएटेड है गुजरात के अंदर. तो आई होप ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी. लाइक और शेयर जरूर करिएगा. जय हिंद. जय हिंद एवरीवन. आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 5th डे है और आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म के अंदर आने वाले अलग अलग सेक्ट्स के बारे में. सबसे पहला सेक्ट था हीनयान, जिसको कि हम बोलते थे लेसर पाथ या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर्स. यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज होती थी वो थी पाली. बुद्धा को एज ए ह्यूमन बीइंग यहाँ पे माना जाता था, ना कि गॉड के तौर पे, और आइडल वर्शिप भी प्रोहिबिटेड थी. यहाँ के लोगों का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव लाइफ का होता था वो निर्वाणा था और इसको अशोका भी फॉलो करते थे. अगर आज की डेट की हम बात करें तो श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और जावा जैसी जगहों पे इसको फॉलो किया जाता है. सेकंड जो सेक्ट था दैट वाज महायान, जिसको कि हम ग्रेटर पाथ
अरावाक भी बोलते हैं। यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज होती थी वो थी संस्कृत, और यहाँ पे बुद्धा को एज ए गॉड ट्रीट किया जाता था। साथ ही साथ अगर हम लोगों की बात करें तो यहाँ पे नागार्जुन, कनिष्क और हर्षा जैसे लोग थे जो कि इसको फॉलो करते थे। साथ ही साथ जो शाओलिन मॉन्क्स होते थे वो भी इसी महायान को फॉलो करते थे। करंट डे की अगर हम बात करें तो जापान, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग रीजन्स में इसको फॉलो किया जाता है। थर्ड जो यहाँ पे सेक्ट था दैट वाज वज्रयान। अगर हम वज्रयान की बात करें तो ये इसको हम व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट भी बोलते हैं, और यहाँ पे ट्विलाइट लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज ऑफ सीक्रेट्स को इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे सैल्वेशन को अचीव करने का एकमात्र तरीका मैजिकल पावर्स को अचीव करने के थ्रू दिखाया गया है। और साथ ही साथ इसको इस टाइम पे अगर हम बात करें तो सिक्किम, बंगाल, बिहार, तिब्बत, नेपाल, भूटान और मंगोलिया जैसी जगहों पे इसको फॉलो किया जाता है। अगर ये नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 6th डे है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग माउंटेन पासेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मिंटिका पास के बारे में, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के काराकोरम रेंज में इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान के ट्राई जंक्शन के पास कश्मीर और चाइना को कनेक्ट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं जोजिला पास के बारे में, जो कि लद्दाख के करगिल डिस्ट्रिक्ट के द्रास सब डिवीजन के अंदर गुमरी और बाल्टाल के बीच में लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। ये लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है और इसको माउंटेन पासेस ऑफ ब्लिजार्ड भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शिपकिला पास के बारे में, जो कि किन्नौर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पास है वो है लिपुलेख पास, जो कि पिथौरागढ़ इन उत्तराखंड को तिब्बत इन चाइना से कनेक्ट करता है, और ये भी ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना और नेपाल के पास में पाया जाता है। नेक्स्ट पास इस मना पास, जो कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में है, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड को कनेक्ट करता है तिब्बत के साथ। उसके बाद बनिहाल पास है, जो कि कश्मीर वैली को आउटर हिमालयस एंड प्लेन्स टू साउथ से कनेक्ट करता है। ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और अब इसका यूज नहीं हो रहा है जब से जवाहर टनल फॉर्म हो गया। फिर बारालाचा पास है, जो कि लाहौल इन हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से कनेक्ट करता है। फोटुला पास है, जो लेह टू कारगिल को कनेक्ट करता है। नाथुला पास सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करता है, ये ओल्ड सिल्क रूट का भी पार्ट है। रोहतांग पास कुल्लू वैली को लाहुल और स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। जेलेपला पास सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करता है। खारदुंगला पास लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर को कनेक्ट करता है, जो कि हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड भी है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 7th डे, और हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे माउंटेन पासेस के बारे में जो इंडिया में लाई नहीं करते हैं लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पास है खैबर पास, जो कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में लाई करता है, और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से लेकर के वैली ऑफ पेशावर को कनेक्ट करता है। ये पार्ट ऑफ एंशिएंट सिल्क रूट भी है, जो कि तक्षशिला इन पाकिस्तान को काबुल इन अफगानिस्तान से कनेक्ट करता था। ये लगभग 3,500 फीट की ऊंचाई पे है, और बाबर इसी रास्ते से इंडिया में उसने एंट्री की थी। उसके बाद हम बात करते हैं गोमल पास की। गोमल पास बेसिकली गोमल रिवर के ऊपर इसका नाम है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास स्थित डूरंट लाइन को वजीरिस्तान इन पाकिस्तान से कनेक्ट करता है। साथ ही साथ ये अफगानिस्तान के गजनी को पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान से भी कनेक्ट करता है। उसके बाद हम तीसरे पास की बात करें तो वो है बोलन पास, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर लाई करता है, और ये क्वेटा और सिब्बी को कनेक्ट करता है लगभग 6,000 फीट की ऊंचाई पे। अगर हम बोलन की बात करें तो यहीं पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट मेहरगढ़ भी पाया जाता है। अगर हम इन पासेस की बात करें तो चेंगिस खान, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, बाबर, नादिर शाह, अहमद शाह दुर्रानी और एंग्लो अफगान वॉर के दौरान इंग्लिश लोगों ने भी इन पासेस का काफी बढ़ चढ़ के इस्तेमाल किया था। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 8th डे है, और हम बात करने वाले हैं अलग अलग चैनल्स के बारे में जो 2 बॉडीज को सेपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 8 डिग्री चैनल की, जो कि इंडिया के लक्षद्वीप में पाए जाने वाले मिनिकॉय आइलैंड्स को सेपरेट करता है मालदीव से। इसका जो ट्रेडिशनल नाम है वो है मलिकू कंडू। उसके बाद हम बात करते हैं 9 डिग्री चैनल की, जो कि सेपरेट करता है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप को मिनिकॉय आइलैंड ग्रुप से, और इसकी विड्थ लगभग 200 किलोमीटर की है, 2,500 मीटर के आसपास इसकी डेप्थ है। इन्वेस्टिगेटर बैंक भी यहीं पे लोकेटेड है, और जितनी भी मर्चेंट शिप्स हैं जो यूरोपियन कंट्रीज से या फिर वेस्ट एशिया से या साउथ ईस्ट एशिया से आती हैं वो यहीं से होकर के गुजरती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 10 डिग्री चैनल की, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स ग्रुप को सेपरेट करता है। इसके बाद डंकन पैसेज की बात करें तो ये साउथ और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है, और फाइनली अगर हम 11 डिग्री चैनल की बात करें तो ये अमिंदीवी और कैनानोर आइलैंड ग्रुप को सेपरेट करता है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 9th डे, और हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाने वाली अलग अलग लेयर्स के बारे में। सबसे पहली जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर, जो कि 0 से लेकर के 10 किलोमीटर तक की हाइट में पाई जाती है। जितनी भी लिविंग बींग्स हैं और जो वेदर फिनोमिना होते हैं वो यहीं पे होते हैं। क्लाउड्स लगभग 99% यहीं पे पाए जाते हैं, और साथ में अगर हम एटमॉस्फेयर प्रेशर और टेम्परेचर की बात करें तो वो हाइट के साथ कम होता है। जो सेकंड लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर, जहां पे ओजोन लेयर पाया जाता है। ये वही लेयर है जो हाइट के साथ जहां पे गर्मी बढ़ जाती है, और कमर्शियल जो पैसेंजर जेट फ्लाइज है वो भी यहाँ पे लोअर स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाई करते हैं
है ड्यू टू लेस टर्बुलेंट एयर। उसके बाद जो थर्ड लेयर है वो है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर की हम बात करें तो ये 50 से लेकर के 85 किलोमीटर तक पाई जाती है। मीटियोर्स यहीं पे आकर के बर्न हो जाते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे हाइट के साथ कोल्ड होता है। जो अर्थ के एटमॉस्फेयर का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस है वो यहीं पे पाया जाता है। उसके बाद जो फाइनल लेयर है वो है थर्मोस्फेयर, जो कि सन से यूवी और एक्सरेज को एब्जॉर्ब करती है। 85 से लेकर के अप टू 1000 किलोमीटर तक की इसकी हाइट जाती है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। और जो कार्बन लाइन है जो एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच में बाउंड्री है वो यहीं पे लाई करती है। सैटेलाइट्स भी यहीं पे ऑर्बिट करती है अर्थ के अराउंड। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 10th डे और हम बात करेंगे देश के ऐसे राज्यों के बारे में जो ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं और ना ही कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं, यानी कि कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है। सबसे पहला ऐसा राज्य हरियाणा, जो कि पंजाब, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश राज्यों के साथ ही चंडीगढ़ और दिल्ली यूनियन टेरिटरी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद अगर हम एमपी की बात करें तो वो राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो एमपी, यूपी, इसके अलावा झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और वहीं पे अगर हम तेलंगाना की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 11th डे और हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी को कैसे नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलता है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आप कम से कम 4 राज्यों में एज अ स्टेट पार्टी रिकॉग्निशन आपको मिला हुआ हो। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि कम से कम 3 राज्यों में टोटल लोकसभा की जो सीट्स हैं उनमें से कम 2% आपको मिलनी चाहिए। और जो तीसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि लास्ट लोकसभा इलेक्शन या फिर असेंबली इलेक्शन में कम से कम 4 राज्यों में आपको टोटल वैलिड वोट्स में से 6% मतदान होना चाहिए। और साथ में लास्ट लोकसभा इलेक्शन में कम से कम 4 सीट्स आपकी आनी चाहिए। जो लास्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसको कि नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला वो थी आम आदमी पार्टी, जिसको पंजाब, गोवा, गुजरात और दिल्ली में स्टेट पार्टी के रिकॉग्निशन के मिलने के बाद नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था। इस समय कुल मिला के 6 नेशनल पार्टीज हैं, जिसमें से बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीएसपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी और साथ में सीपीआई-एम है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारी 100 डेज चैलेंज का 12th डे और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सबसे ज्यादा और सबसे कम नंबर ऑफ सीट्स किन राज्यों या फिर यूनियन टेरिटरीज में। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की। यूपी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा की 80, फॉलोड बाई महाराष्ट्र 48, बिहार 40। अगर हम सबसे कम सीटों की बात करें तो नागालैंड, मिजोरम, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान और सिक्किम, इन सभी जगहों पे मात्र 1 सीट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स राज्यसभा में यूपी में है 31। और अगर सबसे कम की बात करें तो अगेन यहाँ पे मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन सभी राज्यों में मात्र 1 सीट है। अगर हम विधानसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा अगेन यूपी में है 403 और सबसे कम आपको विधानसभा सीटें देखने को मिलती हैं पुडुचेरी के अंदर, जहां पे मात्र 30 सीटें हैं, फॉलोड बाई सिक्किम जहां पे 32 सीटें हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करें तो यूपी सबसे ज्यादा है नंबर ऑफ सीट्स 100 और सबसे कम की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में है 40। इससे पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी 36। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 13th डे और हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद कुछ इंपॉर्टेंट और स्पेशल आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहला ऐसा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 369, जो कि इंडियन पार्लियामेंट को टेम्परेरी पावर्स देता है टू मेक लॉस ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 370, जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजंस देता था। उसके बाद आर्टिकल 371 की अगर हम बात करें तो ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है। आर्टिकल नंबर 371A की बात करें तो ये स्टेट ऑफ नागालैंड के लिए। 371B की बात करें तो स्टेट ऑफ असम के लिए। 371C की बात करें तो स्टेट ऑफ मणिपुर के लिए। 371D अगर हम देखें तो ये स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और स्टेट ऑफ तेलंगाना के लिए है। 371E सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए एस्टैब्लिशमेंट के लिए आर्टिकल है। 371F सिक्किम के लिए। 371G मिजोरम के लिए। 371H अरुणाचल प्रदेश के लिए। 371I गोवा के लिए और 371J कर्नाटका स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 14th डे और हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज आर्टिकल नंबर 51 के बारे में। ये आर्टिकल लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। इस आर्टिकल के तहत पहला पॉइंट कहता है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सेकेंड पॉइंट कहता है टू मेंटेन ऑनरेबल एंड जस्ट रिलेशंस विद द नेशंस। थर्ड पॉइंट इसका कहता है टू फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल्स with one another। और फाइनल जो इसका पॉइंट है वो ये कहता है टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। तो ये 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं जो कि इस आर्टिकल के तहत कवर होते हैं। इस पे बेस्ड सवाल भी कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जय हिंद।
जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 15th डे और हम बात करने वाले हैं उन राज्यों के बारे में जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करता है और इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहला जो राज्य था वो था कर्नाटका, जहां पे 1907 में मैसूर लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद बिहार में 1912 से शुरुआत हुई थी। फिर अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो वहां पे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने के बाद 1937 में इसकी शुरुआत हुई थी। यूपी में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 आने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1958 में 1 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी और तेलंगाना में 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले जम्मू कश्मीर जब तक स्टेट हुआ करता था वहां पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जिसका की इनिशिएशन हुआ था 1957 में। अगर ये नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 16th डे और हम बात करने वाले हैं एंग्लो मराठा वॉर्स और उनके दौरान साइन की हुई कुछ ट्रीटीज के बारे में। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर फाइट किया गया था 1775 से लेकर के 1782 तक, जिसका रीजन था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मराठास। इसी वॉर के दौरान 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत, 1776 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर और फाइनली 1782 में ट्रीटी ऑफ सलवाई के बाद ये वॉर खत्म हुआ था। इस वॉर के बाद बसेन और सालसेट जैसी जगह ब्रिटिशर्स के पास चली गई थी। उसके बाद अगर हम सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की बात करें तो ये 1803 से 1805 तक फाइट किया गया था। बैटल ऑफ पूना 1802 में इसी वॉर के दौरान हुआ था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ बसेन हुई थी 1802 में, जिसके बाद ये वॉर खत्म हुआ था और फाइनली लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया सब्सिडियरी अलायंस साइन किया था मराठास ने। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की, वो 1817 से लेकर 1819 तक चला था और इस वॉर के दौरान पेशवा बाजीराव सेकंड ने अटैक किया था ब्रिटिशर्स को पूना में और फाइनली ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, ट्रीटी ऑफ पूना और ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन किए गए, जिसके बाद मराठास की हार हुई थी और ब्रिटिशर्स का कब्जा हो गया था मराठा स्टेट के ऊपर। जय हिंद। एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 17th डे और हम बात करने वाले हैं एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में। सबसे पहला एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से लेकर के 1769 तक लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली जो कि मैसूर की तरफ से इसने फाइट किया था ब्रिटिशर्स, निजाम्स और मराठास के अगेंस्ट। इस वॉर में हैदर अली की जीत हुई थी और 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास के बाद ये वॉर एंड हुआ था। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से लेकर के 84 तक लड़ा गया था। 1782 में हैदर अली की इस वॉर के दौरान डेथ हो जाती है। इस वॉर में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हैं मराठा, निजाम और मैसूर और फाइनली ये वॉर एंड होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के बाद 1784 में। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की अगर हम बात करें तो ये 1789 से 92 तक लड़ा जाता है और इस वॉर के दौरान टीपू सुल्तान की डिफीट होती है। मैसूर की बहुत सारी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स के पास चली जाती हैं। ये वॉर एंड होता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के बाद 1792 में और फाइनली जो लास्ट या फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था वो हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है और जो ब्रिटिशर्स हैं वो सारी की सारी टेरिटरीज को सीज कर लेते हैं मैसूर की। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 18th डे और हम बात करने वाले हैं सब्सिडियरी अलायंस के बारे में। इस अलायंस की शुरुआत हुई थी 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा और इस आइडिया को डेवलप किया था फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने। इस अलायंस के तहत जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने सब्सिडियरी ट्रूप्स देती थी अलग अलग सिग्नेटरी स्टेट्स को। इन सब्सिडियरी ट्रूप्स को जो लीड करने वाला ऑफिसर होता था वो इंग्लिश ही होता था। इनका जो मेंटेनेंस था वो सब्सिडियरी स्टेट को प्रोवाइड करना पड़ता था और बदले में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इनको प्रोटेक्शन देती थी। इस अलायंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो स्टेट था साइन करने वाला था वो निजाम्स ऑफ हैदराबाद थे। उसके बाद मैसूर 1799 में आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान अवध ने साइन किया था 1801 में। मराठास ने इसके बाद साइन किया तंजौर, सिंधिया, सिंगरौली, जयपुर, जोधपुर, राजपूत और फाइनली होलकर्स ने साइन किया था 1818 में। अगर हम अवध की बात करें तो पार्शियली इन्होंने 1764 के बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही इसको साइन कर दिया था, बट फुल फ्लेजेड सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया 1801 में। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 19th डे और हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। इस लैप्स को उस टाइम के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में लाया था और इसके तहत अगर किसी भी इंडियन स्टेट के रूलर या फिर राजा की डेथ हो जाती है और उसके पास कोई लेजिटिमेट सक्सेसर या फिर हायर नहीं है तो वो स्टेट ऑटोमेटिकली ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया के द्वारा एनेक्स कर लिया जाता था। इस डॉक्ट्रिन के तहत सबसे पहला जो स्टेट एनेक्स किया गया था वो सातारा था 1848 में, अंगुल भी 1848 में गया था। उसके बाद अगर हम बात करें जयपुर 1849 में, संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, आरकट 1855, पंजाब 1849, सूरत 1842 और छत्तीसगढ़ को 1854 में एनेक्स किया गया था। अवध ने इस एनेक्सेशन या इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को फॉलो करने से मना कर दिया था, जिसके बाद वहां के उस टाइम के नवाब वाजिद अली शाह के ऊपर चार्जेस लगा दिए गए थे मिस रूल और मिस गवर्नेंस से और उसके बाद अवध को एनेक्स कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। जय हिंद।
जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 20th डे और हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग की। यहाँ पे वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स होती थी जहां रोड ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रन करते हुए एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करके रेक्टेंगुलर ग्रिड्स का फॉर्मेशन करती थी। जो टाउन होता था वो फोर्टिफाइड होता था, यानी कि चारों तरफ से किले बनती होती थी जिससे कि बाहर के किसी भी तरीके के एक्सटर्नल थ्रेट से उनको निजात मिलती थी। वहां पे हाउसेस की बात करें तो ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था जो कि बर्न्ड ब्रिक्स होते थे 1:2:4 के रेशियो में। इसके बाद अगर हम ग्रेट बाथ की बात करें तो वहां पे 11.88 मीटर इंटू 7.01 मीटर इंटू 2.43 मीटर के डायमेंशन का एक ग्रेट बात हुआ करता था। सिटाडेल्स होते थे जो कि रूलिंग क्लास पीपल के लिए होते थे, ये हाई टाउन पे स्टैब्लिश किए जाते थे और जो नॉर्मल पीपल रहते थे वो लोअर टाउन में रहते थे। इसके बाद अगर हम लेन्स की बात करें तो काफी वाइड होती थी। ड्रेनेज सिस्टम वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण था जो मोर्टार, लाइम और जिप्सम के इस्तेमाल से बनाया जाता था। इसके अलावा ग्रेनरी पाई जाती थी जो कि बहुत ही लार्ज इन साइज थी। इसके साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 21st डे और हम बात करने वाले हैं दुनिया भर के अलग अलग इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं पैम्पेरो की, जो कि आपको अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील, उरुग्वे और पैराग्वे जैसी जगहों पे मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रेगाल की तो वो आपको मिलती है सेंट्रल मेडिटेरियन रीजन में। अगर हम बोरा की बात करें तो ये आपको ईस्टर्न यूरोप से लेकर के इटली, स्लोवेनिया और क्रोएशिया तक मिलती है। अगर हम ट्रामोंटेन की बात करें तो ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इटली से लेकर के नॉर्थ कॉर्सिसा तक मिलती है। और वहीं पे फाइनली अगर हम बात करते हैं मिस्ट्रल की तो ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी से ओवर द गल्फ ऑफ लायंस तक देखने को मिलती है। अगर हम वार्म करंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम फोहन की बात करेंगे जो कि आपको साउथ वेस्टर्न अल्बर्टा जो कि कनाडा में है वहां मिलती है। अगर हम चिनूक की बात करें तो ये आपको ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकी माउंटेन्स जो कि नॉर्थ अमेरिका में है वहां पाई जाती है। अगर हम लू की बात करें तो ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान में देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम जोंडा की बात करें तो ये अर्जेंटीना में ब्लो करती है वेस्ट अक्रॉस एंडेस माउंटेन रेंज। और फाइनली अगर हम सिरोको की बात करें तो ये आपको सहारा डिजर्ट जो कि अफ्रीका में है वहां ब्लो करती हुई दिखती है। जय हिंद। जय हिंद। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 22nd डे और हम बात करने वाले हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि 23/2 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड के बारे में। ये वो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है जिसके बियॉन्ड सन कभी भी डायरेक्टली ओवरहेड नहीं आता है थ्रू आउट द ईयर। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ये 3 कॉन्टिनेंट्स, 10 कंट्रीज और 3 बड़ी वाटर बॉडी से होकर के गुजरता है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अर्जेंटीना, चिली, ब्राजील और पैराग्वे से होकर गुजरता है। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और साथ में साउथ अफ्रीका से होकर के गुजरता है। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया कंट्री से होकर के गुजरता है। अगर हम बड़ी वाटर बॉडीज की बात करें तो उसके अंदर इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 23rd डे है और हम बात करने वाले हैं 23/2 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ये वो नॉर्दर्न मोस्ट सर्कल ऑफ लैटिट्यूड है जहां पे सन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर डायरेक्टली ओवरहेड आता है। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये 17 कंट्रीज, 3 कॉन्टिनेंट्स और 6 बड़ी वाटर बॉडी से होकर के गुजरता है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये मैक्सिको और बहामास से, वहीं पे अफ्रीका के अंदर ये नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली, वेस्टर्न सहारा और मॉरिशियाना से होकर के गुजरता है। वहीं पे अगर हम एशिया की बात करें तो ये ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडिया, बांग्लादेश, ताइवान, चाइना और म्यांमार जैसी जगहों से होकर के गुजरता है। वहीं पे अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो ये इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, रेड सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको और ताइवान स्ट्रेट से होकर के गुजरता है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 24th डे और हम बात करने वाले हैं इक्वेटर की। इक्वेटर हमारे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और जितनी भी रीजन्स इस इक्वेटर के अलोंग लाई करते हैं वहां पे डे एंड नाइट का ड्यूरेशन थ्रू आउट द ईयर इक्वल रहता है। अगर हम इक्वेटर को देखें तो ये 3 कॉन्टिनेंट्स, 13 कंट्रीज और 3 बड़ी वाटर बॉडी से होकर गुजरता है। साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ से कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राजील। अफ्रीका की बात करें तो गैबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साओ टोमे एंड प्रिंसिप, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, केन्या, सोमालिया और साथ में युगांडा से होकर के पास करता है। वहीं पे अगर हम एशिया की बात करें तो ये मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर के पास करता है। अगर हम बड़ी वाटर बॉडीज की बात करें तो ये अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन से होकर के पास करता है। इक्वेटर को लेकर के एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जितनी भी कंट्रीज इक्वेटर के अलोंग लाई करते हैं उनमें से ज्यादातर पुअर हैं और अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही पास करती हैं। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 25th डे और हम बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की जो कि 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर के टेम्परेचर वाले रीजन से ओरिजिनेट होकर के कोस्टल रीजन की तरफ फ्लो करता है। इसके आने के बाद वायलेंट विंड्स और बहुत ही हेवी रेनफॉल देखने को मिलती है। अगर हम इस साइक्लोन की बात करें तो ये क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन इन लो प्रेशर रीजन की वजह से होता है जिसका रीजन होता है कोरियोलिस फोर्स। इक्वेटोरियल रीजन में ऐसे तूफान हमें देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि वहां पे कोरियोलिस फोर्स 0 होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है। वहीं पे अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इंडियन ओशन वाले रीजन में हम इसको साइक्लोन बोलते हैं, अटलांटिक ओशन वाले रीजन में इसको हरिकेन बोला जाता है। वहीं पे वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में टाइफून और साथ में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विलीस के नाम से इसको जाना जाता है। जय हिंद।
जय एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 26th डे और हम बात करने वाले हैं सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट के अंदर हम कौन कौन से पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं, आइए समझते हैं। पहला जो पैरामीटर है वो है नंबर ऑफ WBCs यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा पैरामीटर है नंबर ऑफ RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं लंग से वाया हार्ट थ्रू आउट दी बॉडी में। उसके बाद तीसरा पैरामीटर है नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। चौथा जो पैरामीटर है वो है टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन वही प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड के अंदर। उसके बाद है फ्रैक्शन ऑफ द ब्लड कंपोज्ड ऑफ RBCs, जिनको कि हम हेमोक्रिट भी बोलते हैं। इसके बाद है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम यानी MCV, जो कि मीन रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मीन हीमोग्लोबिन अमाउंट पर RBC या MCH, जिसको हम बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। उसके बाद मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन MCHC, और फाइनली रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ या फिर RDW। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 27th डे और हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्स आर्क यानी कि पास्ट ट्रेवल्ड बाय एन इंपल्स ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी के बारे में। सबसे पहले हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ये स्टिमुलस पहुंचता है रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर इनिशिएट करता है इंपल्स को इन द सेंसरी न्यूरॉन, जो कि एक एफरेंट न्यूरॉन है, यानी कि बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ सिग्नल्स को लेके जाता है। इसके बाद ये इंटर न्यूरॉन से ट्रेवल करते हुए स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक सिग्नल जाता है। वहां से प्रोसेस होने के बाद रिले न्यूरॉन के थ्रू ये मोटर न्यूरॉन में पहुंचता है, जो कि एक एफरेंट न्यूरॉन है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी मसल्स की तरफ ये सिग्नल्स को लेके जाता है। उसके बाद ये पहुंचता है इफेक्टर ऑर्गन में, और इफेक्टर ऑर्गन से फाइनली ये हमारे रिस्पांस को इनिशिएट करता है, यानी हमारी बॉडी फिर उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को लेकर के रिस्पांस देती है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारी 100 डेज चैलेंज का 28th डे और हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले कार्डियक मसल टिश्यूज है, जो कि सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड, स्ट्रिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, इसके अलावा इंटरकैलेटेड डिस्क से मिलकर के बना हुआ होता है, और ये इनवॉलेंटरी नेचर होता है, यानी कि इसको आप वॉलेंटरीली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये हमारे हार्ट के अंदर पाया जाता है। इसको हम मायोकार्डियम भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्केलेटल मसल टिश्यूज की, जो कि अनब्रांच्ड, सिलिंड्रिकल, वॉलेंटरी, मल्टीन्यूक्लिएटेड और स्ट्रिएटेड होते हैं। इनमें स्ट्रिएशंस होता है ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन। ये आपके आर्म्स और लेग्स में पाए जाते हैं। इनको हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ये वॉलेंटरी इन नेचर होते हैं। उसके बाद स्मूथ मसल टिश्यूज होते हैं, जो कि इनवॉलेंटरी इन नेचर होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड, स्पिंडल शेप या फ्यूजिफॉर्म में, और ये आपके स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर जैसी जगहों पे पाए जाते हैं। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 29th डे और हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। अगर स्टेप्स देखें तो सबसे पहले पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर डिवीजन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, और फाइनली सीडलिंग का फॉर्मेशन होता है। अगर हम पार्ट्स इन्वॉल्व को देखें तो मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन और फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल इन्वॉल्व होते हैं। स्टेमन का पार्ट होता है एंथर, जो कि कंटेन करता है पोलन यानी कि मेल गमेट्स को। ये मूव करता है पिस्टिल के स्टिग्मा में थ्रू स्टाइल, और फिर मूव करता है ओवरी तक, जो कि फाइनल डेस्टिनेशन होता है। वहां पे ओव्यूल्स यानी कि एग के साथ मिल करके पॉलिनेशन होता है। दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ और क्रॉस। फिर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, जहां पे मेल गमेट जो कि पोलन से आता है, ये ज्वाइन करता है फीमेल गमेट्स को एग में, स्टिग्मा के अंदर, और फिर उसके बाद जाइगोट डिवाइड करता है अपने आप को टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, और ये डेवलप होता है एम्ब्रायो के अंदर। एम्ब्रायो मैच्योर होता है, और उसके बाद जो सराउंडिंग ओव्यूल होती है वो डेवलप हो जाती है सीड के अंदर, और एक नए प्लांट या सीडलिंग का जर्मिनेशन यहां पे देखने को हमें मिलता है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारी 100 डेज चैलेंज का 30th डे और हम बात करने वाले हैं डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पैनक्रियाज की, जहां से इंसुलिन, ग्लूकाजोन, VIP और सोमैटोस्टैटिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, तो ऑक्सीटोसिन और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो वहां से प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं। अगर हम थायराइड ग्लैंड को देखें तो यहां से ट्राई आयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, साथ में कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। पैराथायराइड ग्लैंड की बात करें तो पैराथायराइड हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ओवरी से ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। वहीं पे टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 31st डे और हम बात करने वाले हैं लाइट और उससे रिलेटेड कुछ फिनोमेना के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी कोई लाइट रे किसी पॉलिश्ड सरफेस से जाके टकराती है और बाउंस बैक होकर के वापस आ जाती है, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
और जो रिफ्लेक्टेड रेस होते हैं वो आके जहां पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोल देते हैं इमेज। जब आप अपने आप को मिरर में देख पाते हो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। दूसरा होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उससे लाइट रे की डायरेक्शन बेंड हो जाती है स्लाइटली। ये जो फिनोमेना होता है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रेनबो जो आपको दिखता है आसमान में या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो आपको आसमान में दिखते हैं वो इसी वजह से होती है। तीसरा फिनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब व्हाइट लाइट जो सन से आती है वो एटमॉस्फेयर के अलग अलग डस्ट पार्टिकल से होकर के गुजरती है तो ये डस्ट पार्टिकल्स अगर साइज ऑफ वेवलेंथ के आसपास होते हैं तो ये लाइट रे को स्कैटर कर देते हैं और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट या ब्लू और रेड कलर ऑफ स्काई आपको इसी वजह से देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब व्हाइट रे ऑफ लाइट पास करती है प्रिज्म के थ्रू तो ये लाइट रे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है जिसको हम विबज्योर के नाम से जानते हैं और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और ये जो 7 कलर्स होते हैं इनको कलेक्टिवली बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। जय हिंद एवरीवन, हमारी 100 डेज चैलेंज का 32nd डे और हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। ये एक ट्रांसवर्स वेव होती है जो कि 90 डिग्री पे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें 7 डिफरेंट वेव्स होती हैं जिनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती है गामा वेव्स जो कि मेडिसिन और कैंसर सेल्स को किल करने में इस्तेमाल होती है। इसका फ्रीक्वेंसी लगभग 10⁻22 हर्ट्ज होता है। उसके बाद एक्सरेज 10⁻20 हर्ट्ज तक इसका यूज बॉडी के इनसाइड और ऑब्जेक्ट के इनसाइड देखने के लिए यूज होता है। अल्ट्रावायलेट रेस की बात करें तो 10⁻18 हर्ट्ज तक होती है। ये स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में यूज होती हैं। अल्ट्रावायलेट से जस्ट नीचे विजिबल स्पेक्ट्रम आता है जिसमें वायलेट से लेकर के रेड तक विबज्योर फॉर्म होता है। इसी की वजह से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। रेड से जस्ट नीचे इंफ्रारेड आती है जो कि सन से निकलने वाली हीट, फायर या रेडिएटर से निकलने वाली हीट से एमिट होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻10 से 14 हर्ट्ज तक होती है। फिर माइक्रोवेव आती है जो कि कुकिंग और टेलीफोन सिग्नल्स में यूज होती है। 10⁻6 से लेकर के 10⁻12 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी होती है। और फाइनली सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की 10⁻2 से लेकर के 10⁻8 हर्ट्ज तक और इसका इस्तेमाल होता है रेडियो सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करने में। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 33rd डे और हम बात करने वाले हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, यानी कि उसके पैरेलल होता है। इसके एग्जांपल्स है साउंड वेव और अर्थक्वेक का पी वेव। वहीं पे अगर हम इनकी बात करें तो ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ती हैं और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही मीडियम से इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होता है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स प्रोपगेशन होता है। इसका एग्जांपल है लाइट वेव या फिर अर्थक्वेक का एस वेव। अगर हम इन ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ये क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। पोलराइजेशन का जो फिनोमेना है वो भी सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में पॉसिबल हो पाता है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 34th डे और हम बात करने वाले हैं सेफ्टी फ्यूज या फिर फ्यूज वायर के बारे में। तो ये वायर हमारे सर्किट के अंदर सीरीज में लाइव वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है। जब भी सर्किट के अंदर करंट बढ़ता है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वहां पे हीट भी जनरेट होती है और टेम्परेचर बढ़ता है। जब ये टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि ये सेफ्टी वायर जो हमने लगाया है इसके मेल्टिंग पॉइंट के आसपास पहुंच जाता है तो ये सेफ्टी वायर मेल्ट होकर के और पूरे सर्किट को ब्रेक कर देता है। इससे एक्सेसिव करंट के दौरान जो हमारे घरों में अप्लायंसेस होते हैं, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, गीजर है, ये सब सेफ हो जाते हैं और क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाती है, डिप हो जाती है तो इसकी वजह से कोई भी जो अप्लायंस है उसको नुकसान नहीं पहुंचता है। इस वायर को बनाने के लिए हम एलॉय या फिर किसी मेटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका कि एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट हो। सबसे कॉमनली यूज जो यहाँ पे एलॉय है वो लेड और टिन का एलॉय है जिसको कि हम इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूज वायर। जय हिंद। जय एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 35th डे और हम बात करने वाले हैं सोनार यानी कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम का इस्तेमाल करके हम अंडर वाटर अलग अलग हैजार्ड्स को पता लगाते हैं और साथ में हम किसी भी सबमरीन या एनिमी की कोई शिप या फिर आइसबर्ग्स या जो सी फ्लोर है उसकी मैपिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर हम साउंड वेव का इस्तेमाल इसलिए करते हैं रादर देन रेडार या फिर लाइट वेव क्योंकि साउंड वेव ज्यादा दूर तक पानी के अंदर जा सकती है। 2 टाइप के सोनार होते हैं जिसमें पहला है एक्टिव सोनार जिसके के अंदर ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो साउंड वेव को एमिट भी करते हैं। वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाती है। जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है तो हम उसमें टाइम नोट करते हैं। क्योंकि स्पीड हमें साउंड की पहले से पता होती है तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी एनिमी के शिप या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट इन जनरल या कोई वेल कितनी दूरी पे है। दूसरा जो सोनार होता है वो होता है पैसिव सोनार जिसमें कोई भी ट्रांसमीटर नहीं होता है। वो सिर्फ रिसीव करता है बाहर से आने वाली आवाजें होती हैं उनको और उस हिसाब से फिर डिटेक्ट करता है डिस्टेंसेस को।
जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 36th डे और हम बात करने वाले हैं क्विक लाइम और स्लेट लाइम के बारे में। क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड एक व्हाइट कलर का कॉस्टिक अल्कलीन क्रिस्टलीन सॉलिड है, जिसका यूज हम मेडिसिनल पर्पस के लिए इंसेक्टिसाइड्स को बनाने में, सीमेंट, पेपर, हाई ग्रेड स्टील इंडस्ट्री में और साथ में केमिकल इंडस्ट्री में एज अ रीएजेंट यूज करते हैं। जब इस क्विक लाइम यानी कि CaO के साथ हम वाटर यानी कि H2O मिलाते हैं तो ये CaOH होल ट्वाइस यानी कि स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन करता है या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस स्लेक्ड लाइम को हम चूने का पानी बोलते हैं, जिसको कि हम व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक कलरलेस क्रिस्टल या फिर व्हाइट वाटर के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। जब ये किसी भी दीवार के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को ये ट्रैप करता है और CaOH होल ट्वाइस CO2 के साथ मिल करके CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, कि जो कि एक टफ कोटिंग होती है व्हाइट वॉशिंग के बाद आपको देखने को मिलती है। इसका यूज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, फूड इंडस्ट्री में इंसेक्ट रिपेलेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 37th डे और हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमनली यूज्ड सब्सटेंसेस के पीएच के बारे में। पीएच यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को हम नापते हैं 0 से 14 तक के स्केल में। 0 मतलब मोस्ट एसिडिक और 14 मतलब मोस्ट बेसिक। तो सबसे पहले अगर हम 0 की बात करें तो 0 से 1 के बीच में बैटरी एसिड का पीएच होता है। उसके बाद अगर हम स्टमक एसिड यानी HCl की बात करें तो लगभग 1। लेमन जूस और विनेगर की बात करें तो 2 से 3 के बीच में। वहीं पे अगर हम ऑरेंज जूस की बात करें तो 3 होता है पीएच। टोमेटो जूस 4.1 के आसपास। कॉफी का पीएच 5.0। एसिड रेन अगर हम देखें तो 5.5 के आसपास। मिल्क 6.5, यूरिन 6.0, सलाइवा 5.6, इसके बाद में डिस्टिल्ड वाटर तो 7.0, ब्लड 7.4, बेकिंग सोडा, सी वाटर इनका लगभग 8 के आसपास पीएच होता है। टूथपेस्ट जो हम करते हैं सुबह सुबह वो 9.0, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, अमोनिया लगभग 11.5, सोप अराउंड 12, ब्लीच और ड्रेन क्लीनर्स जो हम यूज करते हैं उसका लगभग 13 और जो NaOH सोल्यूशन होता है उसका पीएच लगभग 14 होता है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 38th डे और हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर पाई जाने वाली रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। इस सीरीज के अंदर सबसे टॉप पे वो मेटल होता है जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है और सबसे बॉटम पे जो मेटल होता है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। अगर हम टॉप से शुरुआत करें तो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद मैंगनीज, देन वी विल बी हैविंग जिंक, फिर क्रोमियम, फिर आयरन, देन कोबाल्ट, निकल, उसके बाद टिन, फिर लेड, उसके बाद नंबर आता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के बाद आपको मिलेगा देखने को कॉपर, फिर आपको मिलेगा मरकरी, उसके बाद आपको मिलेगा सिल्वर, गोल्ड और फाइनली यहां पे आता है प्लैटिनम। अगर इस सीरीज की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर जो मेटल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। यही रीजन है कि सोडियम जैसे मेटल्स को हम केरोसिन के अंदर रखते हैं, क्योंकि जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि तुरंत ही आग पकड़ लेता है। और यही रीजन है क्योंकि गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स बहुत ही लेस रिएक्टिव है, तो जो हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं वो इतना जल्दी वाटर या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोई भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 39th डे और हम बात करने वाले हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। ये वो एटम्स होते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन एटम्स की अगर हम बात करें तो सेम केमिकल एलिमेंट के होते हैं और इस वक्त लगभग 81 स्टेबल एलिमेंट्स के 275 से भी ज्यादा आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इसके आइसोटोप्स हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आइसोबार्स की तो यहाँ पे सेम मास नंबर होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का समेशन सेम होता है और दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आइसोबार्स आपस में फॉर्म करते हैं। वहीं पे अगर हम आइसोटोन्स की बात करें तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स की तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि Na+, Mg+2 और नियॉन, इन तीनों के ही पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जय हिंद। एवरीवन। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 40th डे और हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमनली यूज्ड केमिकल कंपाउंड्स, उनके नाम और यूजेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं बोरिक एसिड H3BO3, जिसको कि एज एन एंटीसेप्टिक, एज अ फायर प्रूफिंग एजेंट और एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड यानी कि C6H8O7, जो कि लेमन और ऑरेंजेस में पाया जाता है, इसको भी एज अ फूड प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम एंटीफॉर्मिन या फिर ब्लीच की बात करें NaOCl और ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो CaOCl2, इसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है। अगर हम शुगर या फिर सुक्रोज की बात करें C6H22O11, तो ये अलग अलग खाने की चीजों में पाया जाता है। वहीं पे अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो ये सोडियम फ्लोराइड और ट्राइक्लोजन से मिलकर के बना होता है, जो कि हमारे ब्रश करने के काम में आता है। और माउथ वॉश की बात करें तो H2O2 या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मिलकर के बना होता है। सोप सोडियम स्टीयरेट या फिर सोडियम ऑक्टाडेकानोएट से मिलकर के बनते हैं। इसके बाद हम नेल पॉलिश रिमूवर की बात करें तो ये एसीटोन यानी कि C3H6O से मिलकर के बनता है। बेकिंग पाउडर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद हैंड सैनिटाइजर
ऑक्सीडाइजर की बात करें तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी कि C3H8O से मिलकर के बनता है। विनेगर CH3COOH या एसिटिक एसिड जो कि एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज होता है, और एस्पिरिन जो कि एक पेन किलर या फिर फीवर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये C9H8O4 है जो कि एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारी 100 डेज चैलेंज का 41st डे और हम बात करने वाले हैं इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस है वो है इंडो आर्यन, जो कि इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस का पार्ट है। ये आर्यंस के साथ इंडिया में आई थी। लगभग 74% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की इन्हीं लैंग्वेजेस को बोलती है। इसके अंदर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की सारी प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस जैसे कि मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बिहारी, ये सारी लैंग्वेजेस यहां पे कवर हो जाती है। सेकंड जो ग्रुप है वो है द्रविडियन ग्रुप। ये लगभग 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को कवर करता है। इसके अंदर मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ जैसी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिनमें सबसे ओल्डेस्ट यहां पे तेलुगु है और सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भी तेलुगु है, और सबसे नई जो है वो मलयालम है। वहीं पे अगर हम इस लैंग्वेज की बात करें तो ये इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस के पहले इंडिया में आई थी। फिर तीसरा जो ग्रुप है वो है साइनो तिब्बतन, जो कि बंगाल, बिहार, असम, बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बोली जाती है। लगभग 0.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कवर करती है। और फाइनल जो है वो ऑस्ट्रिक ग्रुप है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक सब फैमिली का है। ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल और ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में बोली जाती है। दिस इज ऑल्सो द लैंग्वेज ऑफ मुंडा कोल ग्रुप, साथ ही साथ लैंग्वेज ऑफ मोन खमेर ग्रुप जैसे कि खासी और निकोबारीज लैंग्वेज है। संथली और मुंडरी जैसी लैंग्वेजेस भी इसी के अंदर आती हैं। तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस है। इसके अलावा कुछ और भी लैंग्वेजेस है जो कि बाकी सब कैटेगरीज में आती हैं और बहुत ही कम पॉपुलेशन उनको बोलती है। तो ये 4 मेजर सब कैटेगरीज है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारी 100 डेज चैलेंज का 42nd डे और हम बात करने वाले सॉइल टैक्सोनॉमी की। सबसे पहले बात करते हैं एंटी सोल्स की, जो कि लगभग 28% का एरिया कवर करती है। यहाँ पे सॉइल के होराइजन्स का डेवलपमेंट लगभग ना के बराबर होता है। ये इमेच्योर सॉइल होती है। यहाँ पे सेडिमेंटेशन की वजह से थोड़ा बहुत लेयर डेवलप हो जाती है, जो कि बाद में किसी और प्रॉपर सॉइल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इंसेप्टी सोल्स की, जो लगभग 40% का एरिया कवर करती है। यहाँ पे बी होराइजन का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये यंग सॉइल होती है, लेकिन एंटी सोल से ज्यादा डेवलप होती है। हिस्टोसोल की बात करें तो ये डीप ऑर्गेनिक मैटर वाली सॉइल होती है, वेट कंडीशंस में पाई जाती है और हाईली प्रोडक्टिव होती है। वहीं अगर हम एल्फी सोल की बात करें तो ये माइल्डली एसिडिक होती है, क्लेई और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, फॉरेस्ट वाले एनवायरनमेंट में पाई जाती है। जेली सोल्स की बात करें तो ये परमाफ्रोस्ट कंडीशन में होती है, कोल्ड होती है, अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन में पाई जाती है। ऑक्सीसोल की बात करें तो ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में इक्वेटोरियल रीजन में पाई जाती है। वर्टिसोल्स की बात करें तो ये स्वेलिंग क्ले टाइप सॉइल होती है, हाई बेस होता है इसके अंदर और ड्राई सीजन में पाई जाती है। एरिडीसोल्स की बात करें तो ये सॉल्टी इन नेचर होती है, डेजर्ट वाले रीजन में पाई जाती है। जिप्सम और कार्बोनेट जैसे यहाँ पे पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कम होता है और सेलेनाइजेशन यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। अल्टीसोल्स की बात करें तो ह्यूमिड टेम्परेट टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाई जाती है। वहीं पे अगर हम एंडीसोल्स की बात करें तो ये वॉल्केनिक रीजन्स में माइल्ड वेदरिंग की वजह से होती है और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और वाटर काफी ज्यादा होते हैं, रिच होते हैं, प्रोडक्टिव और फर्टाइल होती है। मॉलिसोल्स की बात करें तो ये सॉफ्ट, डार्क, सेमी एरिड टू मॉइस्ट ग्रासलैंड वाले रीजन में पाई जाती है, हाईली फर्टाइल होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारी 100 डेज चैलेंज का 43rd डे और हम बात करने वाले हैं अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया के बारे में। इस वक्त इंडिया को 4 डिफरेंट अर्थक्वेक जोन्स में डिवाइड किया जाता है। इससे पहले 2002 तक 5 जोन्स हुआ करते थे। सबसे सीवियर इंटेंसिटी वाला जोन है जोन 5, जो कि लगभग 11% एरिया को कवर करता है। वैली रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश, ईस्टर्न उत्तराखंड, कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ बिहार, इन सारी रीजन्स में ये एक्टिव है। उसके बाद जोन 4 की बात करें, लगभग 18% एरिया कवर करता है। सीवियर इंटेंसिटी जोन वाले रीजन में इसको रखा जाता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर का रिमेनिंग पार्ट, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सिक्किम, नॉर्थ यूपी, बिहार, ये सारे रीजन्स यहां पे आते हैं। उसके बाद जोन 3 की बात करें तो ये 30% एरिया कवर करता है। मॉडरेट इंटेंसिटी वाला जोन है। केरला, गोवा, लक्षद्वीप, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री और साथ में साउथ इंडिया स्टेट जो है वो यहां पे आते हैं। और जोन 2 की बात करें जो कि लीस्ट एक्टिव है, वो बाकी के रिमेनिंग एरिया है उसको कवर करता है, जिसमें राजस्थान, यूपी, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्य आते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो 59% ऑफ एरिया इंडिया का जोन 5, जोन 4 और जोन 3 के अंदर आता है और रिमेनिंग एरिया जोन 2 के अंदर आता है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारी 100 डेज चैलेंज का 44th डे हम बात करने वाले हैं अर्थक्वेक वेव्स या फिर सीज्मिक वेव्स के बारे में। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है बॉडी वेव्स, दूसरा सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स को अगेन 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स यानी कि प्राइमरी वेव्स, ये ग्राउंड के सरफेस को कंप्रेस और एक्सपैंड करती हैं, यानी कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कराती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ वेव्स। और इनको पी वेव्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइप ऑफ वेव होती है जो अराइव करती है सीज्मिक रिकॉर्डिंग स्टेशंस में। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही ट्रेवल करती हैं। फिर बात करते हैं एस वेव्स यानी कि
सेकेंडरी वेव्स की, ये ग्राउंड को शेक करती हैं शेयरिंग मोशन में, और ये ग्राउंड को शेयर करती हैं या फिर क्रॉसवाइज मोशन कराती हैं, जो कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल होता है। ये ग्राउंड को अप और डाउन मूव कराती हैं या फिर साइड बाई साइड मूव कराती हैं। पी वेव के हमेशा बाद में ये अराइव होती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है। उसके बाद अगर हम सरफेस वेव्स की बात करें तो ये सॉलिड मीडिया से ट्रैवल करती हैं। बॉडी वेव से थोड़ा सा स्लो होती हैं लेकिन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। अगर हम सरफेस वेव की बाइफर्केशन की बात करें तो इसमें दो वेव्स होती हैं, लव वेव जो कि हॉरिजॉन्टल मोशन करती हैं और रेले वेव जो कि यहाँ पे ग्राउंड को इलिप्टिकल मोशन कराती है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे 100 डे चैलेंज का 45वां डे और हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की मेजर और माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। तो सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है पैसिफिक प्लेट जो कि लगभग 10.33 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो कि लगभग 7.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर को कवर करती है और यहाँ पे वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेट होता है साउथ अमेरिकन प्लेट से अलोंग द कैरिबियन आइलैंड। उसके बाद यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट है 6.78 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। फिर अफ्रीका विद द ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट 6.13 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद अंटार्कटिका और कुछ अदर ओशियनिक प्लेट्स हैं सराउंडिंग में जो कि 6.09 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट 5.89 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर और फाइनली साउथ अमेरिकन प्लेट है जो कि 4.36 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है, जो कि मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में सबसे छोटा है। और यहाँ पे वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेट होता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से अलोंग द कैरिबियन आइलैंड्स। उसके बाद अगर माइनर प्लेट्स की बात करें तो कोकोस, नास्का, अरेबियन, फिलीपींस, कैरोलिन, फ्यूजी, सोमाली, कैरिबियन, स्कॉटिया और बर्मा जैसे माइनर प्लेट्स हैं जो कि यहाँ पे लाई करते हैं। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे 100 डे चैलेंज का 46वां डे और हम बात करने वाले हैं विष्णु और शिवा डिवोटीज इन साउथ इंडिया के बारे में। विष्णु डिवोटीज को अलवर्स और शिवा डिवोटीज को नयनार्स के नाम से जाना जाता है और ये सभी कास्ट से बिलोंग करते थे इंक्लूडिंग दोज हु वर अनटचेबल्स। अगर हम इन डिवोटीज की बात करें तो ये पाथ ऑफ सैल्वेशन को प्रीच करते थे और साथ में एक जगह से दूसरी जगह तक ब्यूटीफुल पोएम्स को कंपोज करते हुए डीटीज की प्रेज में मूव करते थे। नयनार सेंट्स 63 इन नंबर्स थे जो कि लॉर्ड शिवा और उनके अवतार को पूजते थे। इनकी जो बुक थी थिरुमुराई विच वॉज एन एंथोलॉजी कॉल्ड थेवरम, तो ये बुक ऑफ हाइम्स थी विच वॉज रिटन बाय नंबियांदर नंबी जो कि बहुत हाई प्रीस्ट थे ड्यूरिंग द किंग राज चोला 1 और ये द्रविडियन म्यूजिक के हिसाब से इसको कंपाइल किया गया था। वहीं पे अगर हम अलवर सेंट्स की बात करें तो ये 12 इन नंबर्स थे जो कि इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से आते थे। लॉर्ड विष्णु और उनके अलग अलग अवतार्स को पूजते थे और यहाँ पे नालाईरा दिव्या प्रबंधम नाम की बुक थी जो कि नाथ मुनि ने कंपाइल की थी विच वॉज कंपाइलेशन ऑफ 4000 तमिल वर्सेस इन 9 to 10 सेंचुरी। ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक थी जो कि इनके कल्चर को शो करती थी। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे 100 डे चैलेंज का 47वां डे और हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स के बारे में। अगर हम क्लाउड्स को उनके फिजिकल फॉर्म के बेसिस में क्लासिफाई करें तो 4 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला क्लाउड होता है साइरस क्लाउड जो कि 8000 से 12000 मीटर की हाइट पे होता है। ये थिन डिटैच क्लाउड के फॉर्म में होता है, साथ ही साथ फेदर लाइक अपीयरेंस होता है और हमेशा व्हाइट होता है। फिर क्यूमुलस क्लाउड की बात करें तो 4000 से 7000 मीटर की हाइट, कॉटन वूल लाइक इसका अपीयरेंस होता है, पैचेस में एग्जिस्ट करता है और डिस्पर्स्ड फेस में ये एग्जिस्ट करता है। फ्लैट बेस होता है इसका। स्ट्रैटस क्लाउड की बात करें तो हॉरिजॉन्टल होता है, स्ट्रैटिफाइड या फिर लेयर्ड होता है कवरिंग बिग पोर्शंस ऑफ स्काई और चिली और ओवरकास्ट डे इन्हीं क्लाउड्स की वजह से होता है। फिर निम्बस क्लाउड्स की बात करें तो लोअर एल्टीट्यूड्स में होते हैं, ब्लैक या डार्क ग्रे इन कलर, सनलाइट को ब्लॉक करते हैं और हेवी रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म्स के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। निम्बो प्रीफिक्स या निम्बस सफिक्स के साथ जो क्लाउड्स होते हैं वो रेनफॉल और स्नोफॉल के लिए जिम्मेदार होते हैं। वहीं पे अगर हम इन क्लाउड्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अल्टीट्यूड्स करें तो सबसे ऊपर जो हाई क्लाउड्स होते हैं उनमें साइरस, साइरोस्ट्रेटस और साइरोक्यूमुलस होते हैं। फिर मिडिल क्लाउड्स में ऑल्टो स्ट्रैटस और ऑल्टो क्यूमुलस होते हैं। लो क्लाउड्स में स्ट्रैटोक्यूमुलस और निम्बो स्ट्रैटस होते हैं। वहीं पे ऐसे क्लाउड्स जो एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट वाले होते हैं उनमें क्यूमुलस और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स होते हैं। क्लाउड्स की स्टडी को हम नेफोलॉजी बोलते हैं। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 48वां डे और हम बात करने वाले हैं ट्राइब्स इन इंडिया के बारे में। ट्राइबल कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 के अंदर आता है और इसी वजह से इनको एसटी या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोला जाता है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो लगभग 705 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं इस वक्त इंडिया के अंदर और ये लगभग 8.63% ऑफ टोटल पॉपुलेशन को कवर करती है जो कि लगभग 10.4 करोड़ पॉपुलेशन होता है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो इसमें आर्टिकल नंबर 366 के 25th पार्ट में इनके बारे में बताया गया है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। अगर हम स्टेट्स वाइज देखें तो एमपी और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन वाले हैं, जबकि सबसे कम ट्राइबल पॉपुलेशन में हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट्स हैं। वहीं पे भील ट्राइब है जो कि लगभग 37.7% टोटल पॉपुलेशन है। ये छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में है जो कि सबसे ज्यादा बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है। उसके बाद गोंड है जो कि कोदो और कुटकी जैसे फूड आइटम्स के लिए जानी जाती है, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में पाई जाती है। वहीं पे मुंडा ट्राइब्स है जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा जैसे राज्यों में पाई जाती है। संथल ट्राइब्स है जो कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, उड़ीसा में पाई जाती है और टोटो ट्राइब्स है जो कि वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं इंडिया के अंदर। जय हिंद।
जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 49th डे और हम बात करने वाले हैं राइट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी के बारे में। इसके अंदर सबसे पहला स्टेज होता है न्यूडेशन, जो कि इनिशियल प्रोसेस होता है, जो कि इन्वॉल्व करता है डेवलपमेंट ऑफ नेकेड एरियाज बाय ग्लेशियल रिसेशन, इरोजन, सबमर्जेंस या बाकी के क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से। फिर उसके बाद होता है माइग्रेशन, विच इंक्लूड्स जर्म्यूल्स लीविंग देयर पेरेंट एरिया और नए बेयर एरिया में जाते हैं। जियोमॉर्फिक एजेंट्स जैसे कि विंड, एयर, वाटर, ये माइग्रेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। उसके बाद इंटरेक्शन होता है वेजिटेशन और हैबिटेट के बीच में, जो कि एक चेंज लेकर के आता है एरिया में बाय प्लांट देमसेल्व्स। इस स्टेज को हम बोलते हैं रिएक्शन स्टेज। और फाइनल स्टेज होता है स्टेबलाइजेशन स्टेज, जिसके अंदर इनिशियल कंप्लीशन और रिएक्शन के बाद में कुछ स्पीसीज जो होते हैं जो प्लांट के, वो लीस्ट इफेक्टेड होते हैं क्लाइमेटिक और इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से और स्टेबल हो जाते हैं ड्यू कोर्स ऑफ टाइम के साथ। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं स्टेबलाइजेशन स्टेज। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले न्यूडेशन, फिर माइग्रेशन, फिर रिएक्शन और फाइनली स्टेबलाइजेशन होता है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 50th डे और हम बात करने वाले हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज और उनसे बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की, जो कि लगभग 4096 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है और ये असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। वहीं पे अगर हम बात करें चाइना की तो 3488 किलोमीटर ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, गुजरात और राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार 1643 किलोमीटर ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड से बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करता है। भूटान की बात करें तो 699 किलोमीटर ये अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। वहीं पे अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख यूनियन टेरिटरी से बॉर्डर शेयर करता है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 51st डे और हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ स्वयं स्कीम के बारे में, जो कि उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था और अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले फीचर की अगर हम बात करें तो ये क्लास 9 से लेकर के पीजी तक के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर हम इसके 4 मेन क्वाड्रेंट्स की बात करें तो इसके अंदर ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। वहीं पे रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड। फिर सेल्फ असेसमेंट्स भी यहाँ पे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट एंड क्विजेस। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है डाउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म। 11 डिफरेंट सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, मैनेजमेंट। उसके बाद ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और यूजीसी रिकॉग्नाइज करता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स ऑन द एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट फॉर कोर्सेज डाउन ऑन स्वयं। तो ये डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम के हैं। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 52nd डे और हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी की जाने वाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट के तहत 193 मेंबर कंट्रीज के प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स के ऊपर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर 17 डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, जिसमें जीरो हंगर, नो पॉवर्टी जैसे गोल्स भी होते हैं। 169 टारगेट्स होते हैं और 247 इंडिकेटर्स होते हैं, जिनमें 92 एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। फिनलैंड को नंबर 1 पे रखा गया है विथ 86.76 मार्क्स। वहीं पे अगर हम इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो 112वां स्थान इंडिया को मिला है विथ 63.45 मार्क्स आउट ऑफ 100 और ये रैंकिंग 162 कंट्रीज के लिए जारी की गई थी। अगर हम ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें तो इसमें भी इंडिया का स्थान सबसे नीचे है और अगर हम ओवरऑल देखें तो साउथ सुडान 38.68 मार्क्स के साथ सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 53rd डे और हम बात करने वाले हैं एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट के बारे में। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन के साथ कोलैबोरेशन में प्रिपेयर की जाती है और इसके तहत इंडिया के सभी स्टेट्स को 4 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी होती है जिसको एस्पिरेंट्स बोलते हैं, जिसके अंदर आउट ऑफ 100 0 से 49 तक मार्क्स होते हैं। उसके बाद परफॉर्मर में 50 से 64, फ्रंट रनर में 65 से लेकर के 99 और अचीवर में 100 मार्क्स यहाँ पे असाइन किए जाते हैं। टॉप परफॉर्मर्स की अगर हम बात करें तो केरला नंबर 1 रैंक में है विद 75 मार्क्स। वहीं पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74 मार्क्स के साथ केरला को फॉलो करते हैं। बॉटम की अगर हम बात करें तो सबसे पुअर परफॉर्मर बिहार है विद 52 मार्क्स, झारखंड 56 मार्क्स के साथ सेकंड नंबर पे है नीचे से और असम 57 मार्क्स पे है थर्ड नंबर पे। अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो चंडीगढ़ ने टॉप किया है 79 मार्क्स का, तो उसके बाद दिल्ली 68 मार्क्स, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के भी यहाँ पे 68 मार्क्स है। सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट अगर हम देखें तो मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड ने दिखाया है और ओवरऑल भी हम 60 से 66 मार्क्स में यहाँ पे इंप्रूव होकर के पहुंचे हैं। अगर हम एरिया ऑफ कंसर्न की बात करें तो गोल नंबर 2 यानी कि जीरो हंगर और गोल नंबर 5 यानी कि जेंडर इक्वालिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे अलार्मिंग है। जय हिंद।
जय हिंद एवरीवन, आज हमारे अंडर चैनल का 54th डे और हम बात करने वाले हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर रिक्वायर्ड अलग अलग टाइप्स ऑफ इनपुट या फिर टाइप्स ऑफ कैपिटल्स की। तो दो टाइप के कैपिटल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन के अंदर। एक होता है फिजिकल कैपिटल और दूसरा होता है ह्यूमन कैपिटल। अगर हम फिजिकल कैपिटल की बात करें तो इसको भी अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल को देखें तो इसके अंदर टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, फिक्सचर्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें। वहीं पे अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो इसके अंदर रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड होता है और वर्किंग कैपिटल प्रोडक्शन के प्रोसेस में खर्च हो जाता है, अनलाइक फिक्स्ड कैपिटल जो कि इंटैक्ट रहता है। अगर हम दूसरे टाइप ऑफ कैपिटल की बात करें तो वो है ह्यूमन कैपिटल, जिसके अंदर अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इक्विप्ड होते हैं अलग अलग स्किल से, एजुकेशन से और हेल्थ से। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, आज हमारे अंडर चैनल का 55th डे और हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के अंदर पाई जाने वाली अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मोनोपोली की। यहाँ पे सिर्फ एक सेलर होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। इसके अंदर पूरा मार्केट कंट्रोल इसी एक प्लेयर के पास होता है और मार्केट के बाकी के जो फोर्सेस होते हैं वो इरेलेवेंट हो जाते हैं। ओलिगोपोली की बात करें तो यहाँ पे फ्यू कंपनीज होती है मार्केट के अंदर, कोई क्लैरिटी नहीं होती है नंबर ऑफ फर्म्स पे, लेकिन यूजुअली 3 से 5 डोमिनेंट फर्म्स होती है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें तो इसके अंदर मैनी नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड बायर्स होते हैं, कोई एंट्री या एग्जिट का बैरियर नहीं होता है और होमोजेनियस गुड्स या सर्विसेज सारे के सारे सेल करते हैं। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन होता है मोनोपोली और कॉम्पिटिटिव मार्केट का, जिसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफर करते हैं बट ये सर्विस स्लाइटली डिफरेंशिएटेड होती है एक दूसरे से और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं। फिर ओलिगोपोली की बात करें तो यहाँ पे कपल ऑफ बिग बायर्स होते हैं, जो पावर होता है वो बायर्स के पास होता है ओवर वेंडर्स और इससे उनको ये अलाउ करता है कि प्राइसेस को नीचे पुश डाउन कर पाए। फिर मोनोस्पोली की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक बायर होता है, एक ही कंपनी होती है जो कि सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज को बाय करती है उस पर्टिकुलर रीजन में। और फाइनली अगर हम नेचुरल मोनोपोली की बात करें तो ये तब आता है एग्जिस्टेंस में जब मासिव स्टार्टअप कॉस्ट होती है या फिर ह्यूज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर आती है। ऐसे फर्म प्राइमरी सप्लायर ऑफ गुड या फिर सर्विस होते हैं इंडस्ट्री या रीजन के लिए और यहाँ पे हाई एंट्री या एग्जिट बैरियर होता है फॉर पोटेंशियल। जय हिंद एवरीवन, आज हमारे अंडर चैनल का 56th डे और हम बात करने वाले हैं एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में। ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 और ये एंगेज्ड होती है प्राइमरली बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस में। इसके अलावा सिक्योरिटीज जो कि इशू की जाती हैं अलग अलग गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज के द्वारा। इसके अलावा एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, साथ ही साथ अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज में भी इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अंदर इंक्लूड होता है लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट बिजनेस एक्सेट्रा। ये ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड नहीं करते हैं जिनका प्रिंसिपल बिजनेस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेज सेल्स ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज एंड सेल्स, परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होता है। एनबीएफसीज लेंड भी करती हैं मनी और इन्वेस्ट भी करती हैं, इसीलिए इनका ऑपरेशन बैंक से मिलता जुलता होता है। लेकिन कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस भी होते हैं एनबीएफसीज और बैंक में, जैसे कि एनबीएफसीज आर अनेबल टू एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, डीडी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं एंड हेंस दे आर अनेबल टू इशू चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्व्स। इसके अलावा एनबीएफसी के जो डिपॉजिटर्स होते हैं दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशंस डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी। जो एनबीएफसी होते हैं ये बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंसर्न पीपल को। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इट डज नॉट एज्यूम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और गारंटी फॉर द कंपनीज करंट फाइनेंशियल साउंडनेस फॉर द एक्यूरेसी ऑफ। आज हमारे अंडर चैनल का 57th डे और हम बात करने वाले हैं कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया के फंक्शंस के बारे में। दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, पहला है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स इनका मेन काम होता है इन सेविंग्स, करंट एफडी या आरडी अकाउंट्स में। इसके अलावा कैश क्रेडिट करना और साथ में लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट या फिर टर्म लोन। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो पहला इसमें पार्ट आता है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, जिसके अंदर डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टिंग बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज या फिर मोबिलाइज करना फॉरेन एक्सचेंज को, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, पेइंग एंड गैदरिंग द क्रेडिट एंड अंडर राइटिंग डिबेंचर्स एंड शेयर्स, ये इसके जनरल यूटिलिटी सर्विसेज होती है। उसके बाद एजेंसी फंक्शंस की बात करें तो इसके अंदर कलेक्टिंग चेक्स, बिल्स, डिविडेंड्स फॉर कस्टमर, पेमेंट ऑफ बिल्स, टेलीफोन या इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे या फिर इनकम टैक्स, फिर परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, कलेक्टिंग डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, ट्रस्टी या फिर एग्जीक्यूटिव के तौर पे एक्ट करना, साथ में सैलरीज को डिस्पर्स करना एम्प्लॉइज की, और फाइनली
एक्सेप्टेंस ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट्स, ये यहाँ पे होते हैं इनके एजेंसी फंक्शंस। जय हिंद एवरीवन। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का 58 चलिए और हम बात करने वाले हैं आरबीआई द्वारा 1977 में इंट्रोड्यूस डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया के बारे में। M1, M2, M3 और M4 के नाम से ये 4 कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो कि कंबाइंड अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स एंड करेंसी को शो करते हैं हमारी कंट्री के अंदर। इसके अंदर सभी तरीके के नोट्स, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पब्लिक यहाँ पे इंक्लूड होता है। अगर हम M1 की बात करें तो इसको हम नैरो मनी भी बोलते हैं, जिसके अंदर कॉइन्स और करेंसी नोट्स आते हैं हेल्ड बाय द पब्लिक, प्लस कमर्शियल बैंक हेल्ड डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं और साथ ही साथ अदर डिपॉजिट्स केप्ट विद आरबीआई आते हैं। फिर M2 की बात करें तो ये थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है M1 के मुकाबले। इसके अंदर M1 में जो अमाउंट होता है उसके साथ साथ सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस बैंक भी इंक्लूड हो जाता है। फिर M3 की बात करें तो ये इवन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर M1 में जो अमाउंट इंक्लूड होता है उसके साथ में नेट टाइम डिपॉजिट्स यानी कि TD ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक भी इंक्लूड हो जाता है। और फाइनली अगर हम M4 की बात करें तो ये और ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर M3 में इंक्लूडेड सारा अमाउंट और साथ में टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक भी इंक्लूड हो जाता है। इसके अंदर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पे M1 और M2 को नैरो मनी, M3 और M4 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। M1 जो है वो सबसे ज्यादा लिक्विड मनी होता है, M4 लीस्ट लिक्विड मनी होता है और M3 मोस्ट वाइडली यूज्ड मनी होता है। जय हिंद। यूपीएससी आपसे अक्सर इस तरीके के सवाल पूछता है, तो आइए समझते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट कर्व्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लॉरेंज कर्व के बारे में, जो कि शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या फिर वेल्थ विद इन एन इकोनॉमी। इसको मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में डेवलप किया था। अगर हम लॉरेंज कर्व को देखें तो ये क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन को शो करता है। फिर अगर हम कुजनेट्स कर्व को देखें तो ये यूज किया जाता है टू डेमोन्स्ट्रेट द हाइपोथेसिस दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इनिशियली लीड्स टू ग्रेटर इनइक्वालिटी, और यही जो इनइक्वालिटी है बाद में रिड्यूस हो जाती है। इस आइडिया को प्रपोज किया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट साइमन कुजनेट्स ने। उसके बाद गिनी कोफिशिएंट की बात करें तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है इनइक्वालिटी का, जो कि डिस्क्राइब करता है हाउ इक्वल या फिर अनइक्वल इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसको इटालियन स्टैटिस्टिशियन कोराडो गिनी ने 1912 में डेवलप किया था। इकोनॉमिक कर्व्स के सीरीज में आज हमारा दूसरा दिन हम बात करने वाले हैं फिलिप्स कर्व की, जो कि ये बताता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेबल और इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और इसको डेवलप किया था A.W. फिलिप्स ने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लैफर कर्व की, तो ये स्टेट करता है कि अगर टैक्स रेट इंक्रीज होते हैं अबव अ सर्टेन लेवल, तो जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो नीचे आ सकता है, यानी कि फॉल डाउन हो सकता है, क्योंकि हायर टैक्स रेट लोगों को डिस्करेज करते हैं काम करने से। इस कर्व को डेवलप किया था आर्थर लैफर ने। उसके बाद अगर हम इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व की बात करें तो ये सजेस्ट करता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इनिशियली इट लीड्स टू अ डिटेरियोरेशन ऑफ एनवायरमेंट, बट आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो सोसाइटी होती है वो अपने आप को इंप्रूव करने लग जाती है, उसका जो रिलेशनशिप होता है एनवायरमेंट के साथ, और लेवल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रिड्यूस हो जाता है। फिर अगर हम एंजल कर्व की बात करें तो ये डिस्क्राइब करता है हाउ द स्पेंडिंग ऑन अ सर्टेन गुड वेरीज विद हाउस होल्ड इनकम। रान कर्व की बात करें तो ये सजेस्ट करता है कि देयर इज एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग विच मैक्सिमाइजेस द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जय हिंद। यूपीएससी आपसे इस तरीके के सवाल पूछता है सीडीएस के एग्जाम में, तो आइए समझते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के डायमेंशंस और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो डायमेंशन होता है वो है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसका की इंडिकेटर होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और डायमेंशन इंडेक्स होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। जो दूसरा यहाँ पे डायमेंशन है वो है नॉलेज, जिसके की इंडिकेटर्स की हम बात करें तो इसमें पहला इंडिकेटर है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, दूसरा है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और डायमेंशन इंडेक्स होता है एजुकेशन इंडेक्स, और तीसरा यहाँ पे डायमेंशन है अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसका की यहाँ पे इंडिकेटर होता है जीएनआई यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, और डायमेंशन इंडेक्स होता है जीएनआई इंडेक्स। ये तीनों मिला करके फॉर्मुलेट करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एचडीआई। जय हिंद। यूपीएससी सीडीएस एग्जाम के अंदर आपसे इस तरीके का सवाल पूछता है, तो आइए समझते हैं कौन कौन से हमारे लीडर्स थे जो प्रो चेंजर्स थे और कौन से लीडर्स नो चेंजर्स थे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। अगर हम प्रो चेंजर्स की बात करें तो उसके अंदर मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, एनसी केलकर, सुभाष चंद्र बोस, हकीम अजमल खान, केआर अयंगर और विट्ठल भाई पटेल जैसे लोग थे। वहीं पे अगर हम नो चेंजेस की बात करें तो इसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल, एमए अंसारी, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग थे। जय हिंद। यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में आपसे इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है, तो आइए समझते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में। सबसे ऊंची जो पीक है वो है सैडल पीक 732 मीटर, ये नॉर्थ अंडमान आइलैंड में है। उसके बाद अगर हम देखें नारकोंडम आइलैंड 710 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ अंडमान है।
स्मॉलर पीक की बात करें तो 699 मीटर दिगलीपुर में, माउंट हुलियर की बात करें तो 642 मीटर ग्रेट निकोबार आइलैंड में, जीर मिकू की बात करें तो 584 मीटर, बैरन आइलैंड 427 मीटर अंडमान सी में, माउंट देवबंद 418 मीटर ग्रेट निकोबार आइलैंड में, उसके बाद माउंट हैरियट है 372 मीटर, माउंट डियावोलो है 346 मीटर इन मिडिल अंडमान, माउंट चोलुंगा है 296 मीटर इन साउथ अंडमान, माउंट ओल्डहैम 208 मीटर और फाइनली माउंट वुड है 190 मीटर। जय हिंद। जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं अकबर के 9 रत्नास के बारे में। सबसे पहले रत्न थे राजा बीरबल, जिनका के ओरिजिनल नाम था महेश दास, ये एक पोएट और सिंगर भी थे। दूसरे रत्न थे तानसेन, जिनका की नाम था रामतनु, ये एक डिसाइपल थे स्वामी हरिदास के और इन्होंने हजरत मोहम्मद गौस से म्यूजिक सीखा था। फिर अबुल फजल, इनका ओरिजिनल नाम था शेख अबू अल फजल इब्न मुबारक, इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसी किताबें लिखी थी और बाइबल को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। फिर फैजी थे, जिनका ओरिजिनल नाम था शेख अबू अल फैज इब्न मुबारक। फिर राजा मान सिंह, जो कि राजा ऑफ आम्बेर थे, इन्होंने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप जी के खिलाफ युद्ध भी लड़ा था। फिर राजा टोडरमल, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट सिस्टम, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, फिर पटवारी सिस्टम, ये सारी चीजें लागू की थी उस टाइम पे। फिर मुल्ला दो प्याजा थे, जो कि सूफी मिस्टिक और एडवाइजर थे। फिर अब्दुल रहीम खाने खाना, ये सन ऑफ बैराम खान थे, इन्होंने उर्दू में बहुत सारी रचनाएं लिखी थी। और फाइनली 9th रत्न थे फकीर अजियाउद्दीन। जय हिंद। जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी की, जो कि सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला शेप है एल शेप, जिसमें की स्लो रेट ऑफ रिकवरी होती है और परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसके अलावा स्टेगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पे रहती है, ये नॉर्मली रिसेशन के बाद आता है। और स्टीप डिक्लाइन इन इकोनॉमी होता है बट नॉट स्टीप रिकवरी। इसका एग्जांपल है लॉस्ट डेकेड इन जापान और 1930 का ग्रेट रिसेशन। उसके बाद अगर हम वी शेप रिसेशन की बात करें तो यहां पे इकोनॉमी एक शार्प बट ब्रीफ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन को सफर करती है और एक क्लियरली डिफाइंड ट्रफ रहता है फॉलोड बाय ए स्ट्रॉन्ग रिकवरी। इसका एग्जांपल है रिसेशन ऑफ 1953। फिर यू शेप रिकवरी की बात करें तो इसके अंदर सर्टेन मैट्रिक्स जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, इंडस्ट्रियल आउटपुट, ये शार्पली डिक्लाइन हो जाता है और कुछ टाइम तक, लगभग 12 से 24 महीने तक इसी फेस में रहता है बिफोर इट बाउंसेस बैक। एग्जांपल है 1973, 75 या 1990, 91 का यूएस का रिसेशन। और उसके बाद फाइनली है डब्ल्यू शेप रिकवरी, जिसके अंदर शार्प डिक्लाइन होता है इन मैट्रिसेस में फॉलोड बाय शार्प राइज बैक अपवर्ड और उसके बाद फिर से डिक्लाइन और फिर अपवर्ड। इसका एग्जांपल है यूएस इकोनॉमी इन 1980s। जय हिंद। सीडीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक कर्व्स में आज हम बात करने वाले हैं वेज कर्व की, जो कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस के बीच में व्हेन प्रेजेंटेड इन लोकल टर्म्स और फॉर ए स्पेसिफिक रीजन। और ये नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है इन दोनों के बीच में। फिर वेवरेज कर्व की बात करें तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड द जॉब वैकेंसी रेट, जिसको कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट विलियम वेवरेज ने प्रिपेयर किया था। उसके बाद ग्रेट गैट्सबाई कर्व की बात करें तो ये शो करता है करंट इनकम इनइक्वालिटी एंड हाउ हार्ड इट इज फॉर चिल्ड्रन टू मूव अप द इकोनॉमिक लैडर रिलेटिव टू देयर पेरेंट्स। अगर हम ऑफर कर्व की बात करें तो ये शो करता है दैट क्वांटिटी ऑफ वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट एन एजेंट विल एक्सपोर्ट फॉर ईच क्वांटिटी ऑफ अनदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इट इंपोर्ट्स। इसको प्रिपेयर किया था एजवर्थ और मार्शल ने। जय हिंद। सीडीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कर्व्स की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं जे कर्व की, जो कि कहता है कि अंडर सर्टेन अजम्पशंस अ कंट्रीज ट्रेड डेफिसिट विल इनिशियली वर्सन आफ्टर द डिप्रिसिएशन ऑफ इट्स करेंसी। ये क्यों होता है? क्योंकि हायर प्राइसेस ऑन इंपोर्ट्स विल बी ग्रेटर देन द रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स। दूसरा है किंग्ड डिमांड कर्व, जो कि पॉल एम स्वीजी ने 1939 में डेवलप किया था एंड इट टेल्स अबाउट बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस रिमेन स्टेबल व्हेन द प्राइस एंड आउटपुट आर डिटरमाइंड। और फाइनली है इनडिफरेंस कर्व, ये बनाया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टू कमोडिटीज और ये एक ऐसा ग्राफ है जो कि शो करता है दोस कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू कमोडिटीज दैट लीव द कंज्यूमर इक्वली वेल ऑफ और इक्वली सेटिस्फाइड, हेंस इनडिफरेंट। तो ये था हमारा सीडीएस एग्जाम के लिए इकोनॉमिक कर्व्स की सीरीज, जिसके अंदर हमने 10 से 12 अलग अलग कर्व्स की बात की। जय हिंद। सीडीएस एग्जाम के अंदर संगम लिटरेचर या फिर तमिल लिटरेचर यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, तो आइए समझते हैं इसके बारे में। तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के साउथ में 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर के 3rd सेंचुरी एडी तक लाई करने वाले पीरियड को हम संगम पीरियड के नाम से जानते हैं। ये द्रविडियन लिटरेचर का अर्लीस्ट स्पेसिमेन भी माना जाता है। लीजेंड्स के मुताबिक 3 संगम यानी कि एकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स अभी तक हेल्ड किए गए हैं एंशिएंट साउथ इंडिया में, जिनको कि हम पॉपुलरली मुच्छंगम के नाम से जानते हैं। जो फर्स्ट संगम था वो मदुरई में हेल्ड किया गया था और ऐसा माना जाता है कि इस संगम को गॉड्स और लीजेंडरी सेजेस ने भी अटेंड किया था और इसका कोई भी लिटरेरी वर्क अभी अवेलेबल नहीं है। सेकेंड संगम हुआ था कपाड़पुरम में, यहां से सिर्फ टोलकापियम ऐसा लिटरेचर है जो कि अभी तक सर्वाइव कर रहा। थर्ड संगम हुआ था मदुरई में, यहां से कुछ तमिल लिटरेरी वर्क्स आपको देखने को मिल जाते हैं जिनके बेसिस में हम हिस्ट्री को समझ पाते हैं। जय हिंद।
यूपीएससी और गांधी जी का प्यार बहुत पुराना है और इस वजह से सीडीएस जैसे एग्जाम में इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते रहते हैं। तो आइए समझते हैं कि गांधी जी से अफ्रीका से रिटर्न के बाद की क्रोनोलॉजी क्या थी अलग अलग मूवमेंट्स के हिसाब से। तो सबसे पहले 9 जनवरी 1915 को वो वापस आए थे अफ्रीका से इंडिया में और इस दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद पहला पब्लिक अपीयरेंस उनका हुआ था फरवरी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ओपनिंग में। देन चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी हुई 1918 में। उसके बाद 1919 में फर्स्ट इशू हुआ था यंग इंडिया का अंडर गांधी जी एडिटरशिप। 1920-21 में खिलाफत मूवमेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ और उसके बाद विड्रॉवल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। फिर 1922 में ही 10 मार्च को अरेस्ट किया गया गांधी जी को और 21 मार्च को यरवड़ा जेल इनको भेज दिया गया टिल 1924। 1924 में ही जब ये वापस आए तो फास्टिंग की इन्होंने 21 दिन के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, इसके आगे की क्रोनोलॉजी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। जय हिंद। गांधी जी से रिलेटेड इवेंट्स की क्रोनोलॉजिकल सीरीज में आज दूसरा दिन है और हम बात करेंगे 1924 में बेलगाम का सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें कि प्रेसिडेंट गांधी जी थे। उसके बाद 1928 में उन्होंने कैलकाटा सेशन को अटेंड किया, फिर 1929 में लाहौर सेशन को अटेंड किया और यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस का उनका आइडिया भी रखा गया दिसंबर 1929 में। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे का प्लेज लिया गया। 1930 में ऑल इंडिया कांग्रेस कम्युनिटी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अडॉप्ट किया। फिर 12 मार्च 1930 को सुबह 6:30 बजे 78 आश्रमाइट्स को लेकर के गांधी जी ने दांडी मार्च को स्टार्ट किया था और उसके बाद 1930 में अरेस्ट किए गए, यरवड़ा जेल उनको ले जाया गया। 1931 में रिलीज किया गया। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन का पैक्ट हुआ था। उसके बाद 29 मार्च 1931 को इस पैक्ट के बाद लंदन के लिए उन्होंने लीव किया ताकि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर पाए। जय हिंद। गांधी जी के पॉलिटिकल करियर में नेक्स्ट पड़ाव आया जब उन्होंने दिसंबर 1931 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस से रीस्टार्ट किया। उसके बाद फिर अरेस्ट हुए जनवरी 1932 में और इम्प्रिजन हुए विदाउट ट्रायल। उसके बाद 1933 में 21 दिन की फास्टिंग की हरिजन इंप्रूवमेंट के लिए। 1933 में ही जुलाई में इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया। उसके बाद 1933 में ही फिर से अरेस्ट हुए, जेल गए अगस्त में। उसके बाद रेजिग्नेशन की बात करी उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1934 में। रिटायरमेंट की भी बात 1934 में करी। उसके बाद 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की वर्धा में। 1937 में वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन लेकर के आए। 1938 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का टूर किया। 39 में फास्ट एंड टू डेथ किया राजकोट में। 40 में एंटी वार सत्याग्रह यहाँ पे लेकर के आए विद विनोबा भावे और 1942 में क्रिप्स का अराइवल होता है। 1942 में ही मार्च में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया और 1942 में अगेन AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बॉम्बे में जो बैठक हुई थी उसको एड्रेस किया। जय हिंद। 1942 के बॉम्बे सेशन में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास होता है। उसके बाद उनको जेल होती है और आगा खां पैलेस उनको ले जाया जाता है। फिर 1942 में ही अगस्त में महादेव देसाई जो कि उनके सेक्रेटरी थे उनकी डेथ हो जाती है। 1943 में आगा खान पैलेस में उनकी फास्टिंग शुरू होती है। उसके बाद 1944 में कस्तूरबा जी की डेथ होती है। 1944 में ही वो जेल से रिलीज होते हैं। उसके बाद 45 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। 45 में शिमला कॉन्फ्रेंस होती है जुलाई में। 46 में कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट होता है। उसके बाद 46 में कैलकाटा से वो नाव खाली जाते हैं। उसके बाद 47 में अगेन फास्टिंग करते हैं रियोट्स के अगेंस्ट। 1948 में वो अपने फास्ट को ब्रेक करते हैं और इसके लिए उन्होंने ऑरेंज जूस का सेवन किया था एंड इट वाज सर्व्ड बाय मौलाना आजाद। और 48 में ही उनकी मार्टिरडम होती है जो कि 30 जनवरी को हुई थी। जय हिंद। यूपीएससी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है तो आइए आज समझते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में। अगर हम इसकी बात करें तो ये 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। इसके अंदर 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और 3 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था बट ऑब्जर्वर थी, जिनमें बोलीविया, ब्राजील और इक्वाडोर आती है। उसके बाद सेकंड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1964 में केरो इजिप्ट में। और अगर हम इसके कोर लीडरशिप की बात करें तो 5 मेंबर्स थे, जिसमें जोसेफ ब्रोज टिटो फ्रॉम यूगोस्लाविया, गमाल अब्देल नासिर फ्रॉम इजिप्ट, जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया, क्वाम नक्रुमा फ्रॉम घाना एंड सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया आते हैं। जय हिंद। 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शंस की बात हम अक्सर करते हैं और इससे रिलेटेड सवाल भी आपको सीडीएस जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए समझते हैं इन इलेक्शंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। 1936 के लखनऊ सेशन के बाद ये इलेक्शन हेल्ड किए गए थे 11 प्रोविंसेस में, जिसमें कि 700 से ऊपर सीट्स कांग्रेस ने जीती थी। इसके अंदर मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा और यूनाइटेड प्रोविंस में कांग्रेस को जीत मिली थी। बॉम्बे, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बंगाल में कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, जहां पे बॉम्बे में बाद में सरकार बना ली गई थी। पंजाब और सिंध 2 ऐसे प्रांत थे जहां पे कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था।
आज हम पढ़ने वाले हैं गदर पार्टी के बारे में। इसको फाउंड किया था एक्स सोल्जर्स एंड पीजेंट्स ने, जो कि पंजाब के जलंधर और होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से कनाडा और यूएस मूव कर गए थे। ये रेवोल्यूशनरीज आइडियाज तारकनाथ दास और लाला हरदयाल जैसे रेवोल्यूशनरीज के दिमाग में आए थे। पहले स्वदेश सेवक संघ को वैंकूवर में और यूनाइटेड इंडिया हाउस को सिएटल में स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और फाइनली उसको गदर पार्टी का नाम दिया गया। लाला हरदयाल जी इसके एक तरीके से एंकर थे। जुलाई 15, 1913 को इसको बनाया गया। लाला हरदयाल के अलावा संत बाबा वसाका सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह और सोहन सिंह भकाना जैसे लोग भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। तो सोहन सिंह भकाना वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पार्टी है इसने गदर नाम से एक न्यूज़पेपर भी निकाला था, फ्री वीकली जर्नल था, और इस गदर पार्टी का हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में। इस गदर न्यूज़पेपर को सबसे पहले उर्दू में निकाला गया, उसके बाद गुरुमुखी, इंग्लिश और मराठी में भी इसको प्रिंट किया गया। जय हिंद। यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में अलग अलग कमीशंस के स्टार्टिंग डेट से रिलेटेड इस तरीके के सवाल पूछ सकता है। तो आइए जानते हैं डिफरेंट कमीशंस की स्टैब्लिशमेंट के डेट को। सबसे पहले लॉ कमीशन की बात करते हैं तो 1834 में, यूपीएससी 1926 में, सेंट्रल वाटर कमीशन 1945, एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 15 मार्च 1950, फाइनेंस कमीशन 1951, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1956, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 1975, टेलीकॉम कमीशन ऑफ इंडिया 1989, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993, नेशनल फॉरेस्ट कमीशन 2003, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2003, इन्वेस्टमेंट कमीशन 2004, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स 2004, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 2005 और नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन भी 2005 में स्टैब्लिश हुआ था। जय हिंद। यूपीएससी आपसे इस तरीके के सवाल पूछता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस होता है किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, और अभी इस वक्त हमारे देश में 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल वर्क करता है, जिसमें बिहार है विद 75 सीट्स, तेलंगाना विद 40 सीट्स, यूपी विद 100 सीट्स, आंध्रा विद 58 सीट्स, महाराष्ट्र विद 78 सीट्स और कर्नाटका विद 75 सीट्स। अब ये जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं इनका इलेक्शन अलग अलग तरीके से होता है। इसमें से 1/3 मेंबर जो है वो म्युनिसिपैलिटीज यानी कि लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्सेट्रा से इलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद 1/3 जो मेंबर होते हैं वो एमएलएस के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और ये मेंबर्स वो होते हैं जो खुद एमएलए नहीं होते हैं। फिर 1/6 मेंबर गवर्नर ऑफ द स्टेट नॉमिनेट करता है फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, जैसे कि आर्ट्स से, लिटरेचर से, साइंस से, सोशल सर्विस एक्सेट्रा से। इसके बाद 1/12 मेंबर्स होते हैं जो कि ग्रेजुएट्स ऑफ 3 इयर्स होते हैं, स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग इन द स्टेट, और 1/12 मेंबर्स होते हैं जो टीचर्स होते हैं ऑफ 3 इयर्स स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग इन द स्टेट, और ये सेकेंडरी लेवल से नीचे के टीचर्स नहीं हो सकते हैं। तो ये इनका बाइफर्केशन होता है। जय हिंद। यूपीएससी आपसे इस तरीके के सवाल पूछता रहता है सीडीएस एग्जाम में। तो आइए समझते हैं अर्थ के अलावा बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें कितने कितने मून्स हैं। तो अर्थ की अगर हम बात करें तो 1 मून है। उसके बाद मार्स की बात करें तो 2 मून्स है, फोबोस और डिमोस। जुपिटर की बात करें तो लगभग 95 मून्स हैं जुपिटर के अंदर, जिसमें इंपॉर्टेंट है गैनीमेड, कैलिस्टो, लो और यूरोपा। इसके बाद हम यूरेनस की बात करें तो यूरेनस के अंदर 28 मून्स हैं, और इनमें से मिरांडा, एरियल, टाइटेनिया, उम्ब्रियल जैसे इंपॉर्टेंट मून्स हैं। ओबेरॉन भी है इसमें से। उसके बाद अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न के अंदर 146 मून्स हैं, और इन मून्स में से टाइटन, एनकेलेडस जो कि सबसे वाइटेस्ट और मोस्ट रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ सोलर सिस्टम भी है, हाइपेरियन, जेनस, पैंडोरा जैसे मून्स हैं। उसके बाद अगर हम नेपट्यून की बात करें तो यहाँ पे 16 मून्स हैं। ये नेपट्यून नाम इसको दिया गया था रोमन गॉड ऑफ सी के ऊपर, और यहाँ पे डेस्पिना, हिपोकैम्प, लामीडिया, गैलेटिया, लैरिसा, हेलिमेट जैसे मून्स हैं। और फाइनली अगर हम प्लूटो की बात करें तो यहाँ पे 5 मून्स हैं, जिनमें सबसे लार्जेस्ट है चारन, और इसके अलावा निक्स, हाइड्रा, कैरबेरोस और स्टिक्स जैसे मून्स भी हैं। जय हिंद। यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में आपसे इस तरीके का सवाल पूछा गया था। तो आइए समझते हैं अलग अलग टाइप ऑफ डिजास्टर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेरिक डिजास्टर के बारे में। इसके अंदर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, कोल्ड वेव्स, टोर्नाडो, साइक्लोन, हेल स्टॉर्म, स्नोफॉल, ब्लिजार्ड्स, फ्रॉस्ट, हीट वेव, ड्रॉट जैसी जो डिजास्टर्स है वो आते हैं। उसके बाद टेरेस्ट्रियल डिजास्टर की बात करें तो इसके अंदर एवलांच, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सॉइल इरोजन एक्सेट्रा आते हैं। देन इफ यू टॉक अबाउट एक्वाटिक डिजास्टर्स, इसके अंदर फ्लड, टाइडल वेव्स, सुनामी, साइक्लोन, ओशन करंट जैसी चीजें आती हैं। और वहीं पे अगर हम बायोलॉजिकल डिजास्टर्स की बात करें तो इसके अंदर कोविड, फ्लू, डेंगू या लोकस्ट अटैक जो होता है, ये सारी चीजें बायोलॉजिकल अटैक के अंदर आती हैं। जय हिंद।
यूपीएससी आपसे इस तरीके के सवाल पूछता है सीडीएस एग्जाम में, तो आइए समझते हैं इस पूरे फिनोमेना को। सबसे पहले बात करते हैं लुमिनेसेंस की, जो कि एक जनरल टर्म है फॉर द एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कूल ऑब्जेक्ट। अब लुमिनेसेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला है फोटोल्यूमिनेसेंस, दूसरा है केमिल्यूमिनेसेंस। फोटोल्यूमिनेसेंस के अंदर फ्लोरोसेंस होता है, यहाँ पे एमिशन इमीडिएट होता है और तब तक ही विजिबल होता है जब तक कि लाइट सोर्स कंटिन्यूअसली ऑन है, जैसे कि आपको नाइट क्लब में टीथ, आईज या फैब्रिक लिटेड दिखते हैं। फिर हम बात करते हैं फोस्फोरेसेंस की, यहाँ पे जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ देर बाद तक भी ये रिलीज होती है और लाइट सोर्स के ऑफ होने के बाद भी हमें लुमिनेसेंस दिखता है, जैसे कि इमरजेंसी एग्जिट का साइन। तो ये दो यहाँ पे पार्ट है फोटोल्यूमिनेसेंस के, जहाँ पे सब्सटेंस ग्लो इज ट्रिगर्ड बाय लाइट। वहीं पे अगर हम केमिल्यूमिनेसेंस की बात करें तो यहाँ पे ग्लो ट्रिगर्ड होता है बाय केमिकल रिएक्शन, जैसे कि जेलीफिश का आपको एग्जांपल मिलेगा या फिर आपको यहाँ पे फायरफ्लाई का एग्जांपल मिलेगा, जहाँ पे ऑक्सीजन, कैल्शियम, एटीपी और ल्यूसीफेरिन जो है इन प्रेजेंस ऑफ ल्यूसीफेरेज फायरफ्लाई के अंदर ये लुमिनेसेंस को, केमिल्यूमिनेसेंस को प्रोड्यूस करता है। जय हिंद। यूपीएससी आपसे इस तरीके के सवाल पूछता है सीडीएस एग्जाम में, तो आइए समझते हैं प्रोटीन्स और एंजाइम्स के बीच में डिफरेंस। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अमीनो एसिड से बने होते हैं। इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे सब्सटेंसेस होते हैं। अब कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं और लेस टाइम पे उन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऐसे सभी प्रोटीन्स को हम एंजाइम्स बोलते हैं। इनको हम बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते हैं। प्रोटीन्स में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि एंजाइम्स के तौर पे फंक्शन करते हैं। ये एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मसल या नर्व फंक्शन, इवन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए कॉइल्स में भी हेल्प करते हैं। अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, डीएनए, आरएनए जैसे एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जय हिंद। यूपीएससी आपसे इस तरीके के सवाल पूछता है, तो आइए समझते हैं फिजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। फिजन तब होता है जब एक न्यूट्रॉन स्लैम करता है एक लार्जर एटम में और उसको फोर्सफुली एक्साइट करता है और स्प्लिट कर देता है दो स्मॉलर एटम्स में। इस केस में एडिशनल न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं जो कि चेन रिएक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यूरेनियम और प्लूटोनियम इसके एग्जाम्पल है जो कि फिजन रिएक्शन को क्रिएट करते हैं और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में इनका यूज होता है। वहीं पे अगर हम फ्यूजन की बात करें तो इसके अंदर जब दो लाइटर एटम्स आपस में मिल करके और एक हैवियर एटम को फॉर्म करते हैं, जैसे कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम मिलकर के हीलियम बनाते हैं, साथ में न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जो सन है हमारा, उसके अंदर भी एनर्जी या पावर इसी फ्यूजन की वजह से क्रिएट होती है और इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे देखने को हमें मिलती है। जय हिंद। आर्टिकल 356 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर के बाद लगने वाले प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड सवाल इस तरीके से आपसे सीडीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं किस स्टेट में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स मणिपुर और यूपी में 10 बार, पंजाब, जम्मू कश्मीर में 9 बार, बिहार में 8 बार, पुडुचेरी में 7 बार, उड़ीसा और कर्नाटका में 6 बार, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा और वेस्ट बंगाल में 5 बार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड, केरला और असम में 4 बार, एमपी, हरियाणा, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा और महाराष्ट्र में 3 बार, अरुणाचल, सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 बार, दिल्ली में 1 बार और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी तक एक बार भी प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगा है। वो पहली बार 1951 में पंजाब में लगा था। जय हिंद। एसिड और बेस से रिलेटेड सवाल आपसे इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आइए समझते हैं इन दोनों के ही रिएक्शंस के बारे में। एसिड जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वहीं पे जब एसिड रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। अगर एसिड को हम कार्बोनेट्स के साथ प्रोड्यूस करते हैं तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और वहीं पे अगर एसिड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अगर एसिड रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ तो अमोनियम सॉल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। वहीं पे अगर हम बेस की बात करें, बेस अगर किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बेसिक सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और अगर एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे सॉल्ट प्लस अगेन हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसके अलावा अगर बेस किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिलीज करता है तब भी यहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। अगर एसिड और बेस आपस में रिलीज, वहीं पे अगर हम एसिड बेस को देखें तो अगर ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं। जय हिंद। एसिड बेस इंडिकेटर से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो आइए समझते हैं डिफरेंट नेचुरल और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रेड कैबेज वाटर की। ये एसिडिक मीडियम में रेड या पिंक कलर, न्यूट्रल मीडियम में पर्पल और बेसिक मीडियम में ब्लू, ग्रीन या येलो कलर का होता है। वहीं पर रेड अनियन वाटर की बात करें तो एसिडिक में रेड, न्यूट्रल में वॉयलेट और बेसिक में ग्रीन कलर हो जाता है। अगर टर्मरिक वाटर की बात करें तो एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में येलो कलर और बेसिक मीडियम में रेड कलर हो जाता है। फिनोप्थिलीन
एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस और बेसिक मीडियम में पिंक या फिर रेड कलर का हो जाता है। रेड लिटमस की बात करें तो ये एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में रेड और बेसिक मीडियम में ब्लू। वहीं पे अगर हम ब्लू लिटमस की बात करें तो ये बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में ब्लू और एसिडिक मीडियम में रेड कलर का हो जाता है। वहीं पे अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करें तो ये एसिडिक मीडियम में रेड, ऑरेंज या फिर येलो। बेसिक मीडियम की अगर हम बात करें तो उसमें ब्लू, वायलेट या पर्पल और न्यूट्रल मीडियम में ग्रीन कलर का हो जाता है। जय हिंद। इंडियन रेलवेज के अंदर अलग अलग रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल रेलवे की, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके अंदर 5 डिवीजन्स हैं। ईस्टर्न रेलवे की बात करें तो हेडक्वार्टर है कोलकाता में। इसके अंदर 7 डिवीजन्स हैं इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें तो हाजीपुर में जोनल हेडक्वार्टर है। इसके अंदर 5 डिवीजन्स हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, इसके अंदर 3 डिवीजन्स। नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली 6 डिवीजन्स। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद 3 डिवीजन्स। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर 4 डिवीजन्स। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी 5 डिवीजन्स। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर 4 डिवीजन्स। सदर्न रेलवे चेन्नई 5 डिवीजन्स। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद 5 डिवीजन्स। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 5 डिवीजन्स। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर 3 डिवीजन्स। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली 4 डिवीजन्स। वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट 5 डिवीजन्स और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में है, जिसके अंदर आते हैं 3 डिवीजन्स। जय हिंद। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। तो आइए जानते हैं इंडिया में डिफरेंट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। इसको एमएस स्वामीनाथन ने स्टार्ट किया था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये। उसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया की बात करें तो ये मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इसके फादर हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन फिश एंड एक्वा से रिलेटेड है। डॉक्टर अरुण कृष्णन एंड डॉक्टर हरिलाल चौधरी इसके फादर माने जाते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया की बात करें तो फ्रूट्स, हनी और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। निरपक तुतज इसके फादर माने जाते हैं। सिल्वर रेवोल्यूशन इंडिया एक्स से रिलेटेड है, इंदिरा गांधी के टाइम शुरुआत हुई थी इसकी। येलो रेवोल्यूशन इन इंडिया ऑयल सीड से रिलेटेड है, सैम पित्रोदा इसके फादर माने जाते हैं। पिंक रेवोल्यूशन इन इंडिया फार्मास्यूटिकल्स, प्रॉन्स और अनियन से रिलेटेड है, दुर्गेश पटेल इसके फादर जाने जाते हैं। फिर ब्राउन रेवोल्यूशन की बात करें तो लेदर और कोको से रिलेटेड है, हीरालाल चौधरी। वहीं पे रेड रेवोल्यूशन की बात करें तो मीट और टोमेटो से रिलेटेड है, विशाल तिवारी इसके फादर माने जाते हैं। उसके बाद गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट से रिलेटेड है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एमएस स्वामीनाथन अगेन इसके फादर माने जाते हैं। उसके बाद ब्लैक रेवोल्यूशन इन इंडिया पेट्रोलियम से रिलेटेड है। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इन इंडिया कॉटन से। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो से। प्रोटीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एग्रीकल्चर से। और ग्रे रेवोल्यूशन इन इंडिया फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। इंडिया के अंदर बहुत सारे कमीशंस अलग अलग टाइम पे एस्टैब्लिश किए गए। तो आज जानते हैं कुछ एडहॉक कमीशंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एसआरसी, जो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज के ऊपर था, 1953 में आया था। कोठारी कमीशन एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर 1964 में। खोसला कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन 1987। मंडल कमीशन रिजर्वेशन फॉर जॉब ओबीसीज के लिए 1979। सरकारिया कमीशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन 1983। नानावटी कमीशन 1984 एंटी सिक्रियोट 2000 में आया था। नरेंद्रन कमीशन अगेन बैकवर्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन में 1992 में आया। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2000 में आया। फिर रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए 2005 में आया। यूसी बनर्जी कमीशन गोधरा के लिए 2002 में आया। एमएम पुंछी कमीशन अगेन सेंटर स्टेट रिलेशन 2007 में। शाह कमीशन इमरजेंसी एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग 1975 से 77 ये 1977 में आया था। और कलेलकर कमीशन ये वनरेबल सेक्शंस के लिए 1953 में आया था। रेट्स के बारे में इस तरीके के सवाल आपसे सीडीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए समझते हैं इनको। सबसे पहला रेट होता है हेबियस कॉर्पस, जिसका कि मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। इस तरीके के रेट का इस्तेमाल तब होता है जब किसी भी व्यक्ति का अनलॉफुल डिटेंशन होता है। उसके बाद मैंडमस है, इसका मतलब होता है वी कमांड। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई भी पब्लिक ऑफिशियल या पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या फिर गवर्नमेंट अपने नीडेड ड्यूटी को सही तरीके से ना करे। तीसरा रेट है प्रोहिबिशन, जिसका मतलब होता है टू फॉरबिड। इस तरीके के रेट का इस्तेमाल तब होता है जब एक लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर जाता है। उसके बाद रेट है सर्टियोरेरी, जिसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई भी एक ट्रांसफर ऑफ केस होता है विच इज पेंडिंग इन द लोअर कोर्ट, या फिर कोई भी ऑर्डर जो कि लोअर कोर्ट के द्वारा दिया गया है उसको क्वैश करना होता है। उसके बाद फाइनल रेट होता है को वारंटो, जिसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। इस तरीके के रेट का इस्तेमाल तब होता है जब किसी भी पब्लिक ऑफिस का इलीगल असरपेशन किया जाता है। जय हिंद। ओपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सवाल आपसे हर बार सीडीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। अगर हम क्लाइमेटिक टाइप्स की बात करें अकॉर्डिंग टू कोपेन इन इंडिया, तो सबसे पहले ए ग्रुप आता है जिसमें ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। इसके अंदर 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ट्रॉपिकल वेट, जिसका लेटर कोड होता है एएफ, यानी कि नो ड्राई सीजन। उसके बाद ट्रॉपिकल मानसून एएम, मानसूनल एंड शॉर्ट ड्राई सीजन, जो कि वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलता है। एंड ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, जिसका लेटर कोड होता है एडब्ल्यू, इट डिनोट्स विंटर ड्राई
सीजन। उसके बाद हम बी ग्रुप की बात करें जो कि ड्राई क्लाइमेट को शो करता है। इसके अंदर अगेन 4 पार्ट है। सब ट्रॉपिकल स्टीप, जिसको कि हम लेटर कोड BSH से डिनोट करते हैं, ये लो एल्टीट्यूड सेमी ड्राई या ड्राई कंडीशंस में पाया जाता है। देन सब ट्रॉपिकल डेजर्ट BWH, ये लो एल्टीट्यूड एरिड और ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिनोट करता है। उसके बाद मिड एल्टीट्यूड स्टीप BSK, ये मिड एल्टीट्यूड सेमी एरिड और ड्राई कंडीशंस को डिनोट करता है। और उसके बाद मिड लैटिट्यूड डेजर्ट जो कि BWK से डिनोट होता है, ये मिड लैटिट्यूड एरिड और ड्राई कंडीशंस को शो करता है। ओपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हमारा ग्रुप है सी ग्रुप, जिसमें वार्म टेम्परेट माइल्ड लैटिट्यूड क्लाइमेट को शो करता है। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, जिसका की लेटर कोड होता है CFA, नो ड्राई सीजन, वार्म समर को शो करता है। मेडिटेरेनियन टाइप में CS लेटर कोड होता है, ड्राई हॉट समर को शो करता है, जो नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है। मरीन वेस्ट कोस्ट तीसरा टाइप है, जिसका लेटर कोड होता है CFB, यहाँ पे नो ड्राई सीजन होता है, वार्म एंड कूल समर होती है। मरीन वेस्ट कोस्ट में इंडिया में ये पाया जाता है। उसके बाद डी ग्रुप की बात करें, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स को डिनोट करता है। इसके अंदर भी ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, जिसको DF लेटर कोड से डिनोट करते हैं, नो ड्राई सीजन, सिवियर विंटर। और सब आर्कटिक है, जिसको की लेटर कोड DW से डिनोट करते हैं, विंटर ड्राई एंड वेरी सिवियर होती है। उसके बाद ई कोल्ड क्लाइमेट की बात करें ई ग्रुप के अंदर, तो इसके अंदर 2 टाइप होता है। टुंड्रा, जिसका की लेटर कोड होता है ET, नो ट्रू समर यहाँ पे देखी जाती है। फिर पोलर आइस कैप की बात करें तो EF, यहाँ पे पेरेनियल आइस होती है, यानी हमेशा आइस रहती है। और H ग्रुप है जो कि हाईलैंड को डिनोट करता है, इसके अंदर लेटर कोड होता है H, और ये हाईलैंड विद स्नो कवर को शो करता है। तो ये था हमारा ओपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। जय से इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर सवाल पूछता है, तो आइए समझते हैं इनके अलग अलग टाइप। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज बायोस्फीयर से मिलते हैं हमें, जैसे फ्लोरा, फौना एक्सेट्रा, और एबायोटिक रिसोर्सेज हमें नॉन लिविंग बीइंग से मिलते हैं, जैसे कि मिनरल्स। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 4 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। इंडिविजुअल, जो कि एक इंडिविजुअल एंटाइटी के द्वारा ओन्ड होते हैं, जैसे कि आपका घर। कम्युनिटी, जो कि बहुत सारे लोगों का होता है, जैसे कि पार्क। नेशनल, जो कि नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे फॉरेस्ट, रिवर। और इंटरनेशनल, जैसे कि ओशंस। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट अगेन 4 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। पहला है पोटेंशियल, जिसका फुली यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी। उसके बाद डेवलप्ड रिसोर्सेज, जिनकी क्वांटिटी और यूटिलाइजेशन दोनों ही डिटरमाइन हो चुकी है। उसके बाद स्टॉक्स होते हैं, जिनके एक्सट्रैक्शन के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना वाटर से। और उसके बाद होते हैं रिजर्व्स, जो कि रिसोर्सेज अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, बट एक्सट्रैक्ट नहीं किए जा रहे और फ्यूचर के लिए हमें रिजर्व कर रहे हैं हम इनको। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस में भी 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, उबिक्विटस, जो कि हर जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कि एयर, लैंड और वाटर। और वहीं पे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज होते हैं, जो कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन ओर या पेट्रोलियम। जय हिंद। सीडीएस एग्जाम में इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं सेटलमेंट्स को लेकर के। तो आइए जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट के बारे में। वो सेटलमेंट जिनमें हाउसेस कंस्ट्रक्ट होते हैं अलोंग अ रोड या रेलवे लाइन, रिवर, कैनाल एज ऑफ अ वैली, उसको बोलते हैं लीनियर सेटलमेंट। उसके बाद रेक्टेंगुलर पैटर्न की बात करते हैं। यहाँ पे हाउसेस कंस्ट्रक्ट होते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। ये ज्यादातर आपको प्लेन एरियाज या फिर वाइड इंटरमाउंटेन वैली में देखने को मिलते हैं। फिर वो सेटलमेंट्स जिसमें हाउसेस का कंस्ट्रक्शन सर्कुलर शेप में होता है, उनको सर्कुलर पैटर्न बोलते हैं। ये आपको लेक, टैंक्स और प्लान्ड विलेज में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जहाँ पे स्टार शेप का पैटर्न होता है, उनको हम स्टार सेटलमेंट बोलते हैं। ये सेटलमेंट्स आपको उन पॉइंट्स में देखने को मिलते हैं जहां पे बहुत सारी रोड्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और स्टार शेप बनाती हैं। फिर ऐसे सेटलमेंट्स जहां पे ट्राई जंक्शंस होते हैं रोड के, उनको टी शेप्ड पैटर्न बोलते हैं। ये ज्यादातर आपको अलोंग द रोड देखने को मिलते हैं, जो कि डेड एंड पे मीट करती हैं या फिर बाइफरकेट करती हैं लेफ्ट और राइट में, टी शेप जहां पे होता है। उसके बाद वो सेटलमेंट्स जहां पे हाउसेस का कंस्ट्रक्शन होता है अलोंग द स्ट्रेट गोइंग रोड, जो कि फर्दर बाइफरकेट होती है 2 अलग अलग रोड्स में, उनको वाई शेप्ड पैटर्न बोलते हैं। फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं सीडीएस एग्जाम में। तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डिमैचोस की, जो 320 से 273 बीसी के बीच में इंडिया में आए थे। ग्रीक से थे ये और बिंदुसारा के टाइम पे आए थे। फिर मेगास्थनीज 302 से 298 बीसी, अगेन ग्रीक से, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और इन्होंने इंडिका बुक लिखी थी। टॉलेमी की बात करें तो 130 एडी ग्रीक से आए थे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इनकी बुक थी। फाहियान 405 से 411 एडी के बीच में चाइना से आए थे। चंद्रगुप्त 2 और विक्रमादित्य के टाइम पे आए थे। फो क्यो की इनकी बुक थी। ह्युआंग सेंग की
बात करें तो 630 से 645 एडी के बीच में चाइनीज थे, हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे और सी यू की इनकी बुक थी। अल बरूनी की बात करें तो 1024 से 1030 एडी के बीच में अफगान से आए थे। महमूद गजनी और चंदेला डायनेस्टी उस टाइम पे थी। फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर ये थे। किताबुल हिंद और तहकीके हिंद बुक लिखी थी। मार्को पोलो की बात करें तो 1292 से 1294 की एडी के बीच में इटालियन नेशनैलिटी थी, पांड्या डायनेस्टी के टाइम पे आए थे। द बुक ऑफ सर मार्को पोलो जो कि इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करती है वो इन्होंने लिखी थी। इब्न बतूता की बात करें तो 1333 से 1347 ईडी मोरक्को से आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे रहला और द ट्रैवल्स बुक थी। विलियम हॉकिंस की बात करें ब्रिटेन से आए थे। जहांगीर के टाइम पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पांव यहीं से जमना शुरू हुए थे। उसके बाद फ्रैंकोइस बर्नियर की बात करें, फ्रेंच से आए थे। शाहजहां के टाइम पे ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर इनकी बुक थी। डुआर्टे बारबोसा की बात करें तो 1500 एडी में आए थे, पोर्चुगीज थे। केरला और विजयनगर एम्पायर में इन्होंने कदम रखे थे और बुक ऑफ डुआर्टे बारबोसा इनकी बुक है। उसके बाद डोमिंगो पायस की बात करें तो 1520 से 1522 एडी पोर्चुगल से आए थे। थॉमस रो की बात करें 1615 से 1619 एडी के बीच में ही वाज द एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन जो कि किंग ऑफ इंग्लैंड थे और ये जहांगीर के टाइम पे आए थे। वहीं पे गैमली कैररी की बात करें तो 1695 एडी में आए थे। इटली से दमन में इन्होंने सबसे पहली बार एंट्री करी थी और ये मुगल मिलिट्री के ऊपर इन्होंने काफी सारी कमेंट्री करी है। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, जिसके अंदर मुंबई, पुणे, नासिक और औरंगाबाद शहर आते हैं। यहाँ पे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है। उसके बाद कोलकाता हुगली इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो उसके अंदर कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया आता है, जहाँ पे जूट मिल्स, स्टील प्लांट्स और केमिकल इंडस्ट्रीज है मेनली। उसके बाद अहमदाबाद, बड़ोदरा रीजन की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज है। मदुरई, कोयम्बटूर, बैंगलोर की बात करें तो यहाँ पे टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और IT इंडस्ट्रीज है। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो ये रिच है कोयला, आयरन ओर और स्टील में। यहाँ पे जमशेदपुर, बोकारो और धनबाद जैसी सिटीज हैं। उसके बाद आगरा, दिल्ली, कालका, सहारनपुर इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो यहाँ पे लेदर गुड्स, टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट रीजन है। इसके बाद अगर हम विशाखापट्टनम, गुंटूर रीजन की बात करें तो यहाँ पे हार्बर भी है, साथ में शिप बिल्डिंग, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज मेनली है। इसके अलावा स्पाइसेस और टोबैको जैसी इंडस्ट्रीज भी गुंटूर जैसे इलाकों में है। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम रीजन की बात करें तो यहाँ पे IT पार्क्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च सेंटर्स हैं। कोल्लम जो है वो कैशियो प्रोसेसिंग के लिए भी रिनोन्ड है। इसके अलावा कई सारी अलग अलग माइनर इंडस्ट्रियल रीजन्स भी इंडिया में है। जय हिंद। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो आइए जानते हैं इनको। सबसे पहले 1828 से 33 तक अहोम रिवॉल्ट है जो कि असम के अंदर फाइट किया गया था अगेंस्ट नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स प्रॉमिस। 1830 में खासीस रिवॉल्ट, ये तीरथ सिंह के द्वारा लीड किया गया था इन द हिल्स ऑफ जयंतिया एंड गारो अगेंस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ देयर रीजन। 1830 में सिंघपोस रेबिलियन था असम के अंदर अगेंस्ट ऑक्यूपेशन। फिर कुकीज रिवोल्ट 1917 से 1919 तक मणिपुर के अंदर अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज। 1920 में जेलियांगसोंग मूवमेंट था जो कि मणिपुर की अगेन एक ट्राइब है अगेंस्ट द फेलियर ऑफ ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट देम ड्यूरिंग कुकी वायलेंस। और 1905 से लेकर के 1931 तक नागा मूवमेंट था जो कि यहाँ पे नागा राज को फॉर्म करने के लिए लाया गया था जो कि लीड किया गया था जेडो नैंग के द्वारा। जय हिंद। आज हम जानने वाले हैं डिफरेंट महाजनपदास के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं काशी के बारे में। ये प्रोबेबली पहला महाजनपदास था और सबसे पावरफुल था। ये एक मेजर टाउन हुआ करता था 450 BC के आसपास, जिसकी कैपिटल थी वाराणसी। और ये नॉर्थ में वर्रा रिवर से और साउथ में अस्सी रिवर से बाउंडेड था। काशी एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट का रीजन था बिटवीन द किंगडम्स ऑफ कोसल, मगध एंड अंगा। उसके बाद सेकेंड महाजनपद था कोसल जो कि कैपिटल इसकी थी श्रावस्ती में, प्रेजेंट डे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। और ये गोमती रिवर, स्यांदिका रिवर, सदानीरा रिवर और नेपाल हिल से बाउंडेड था। अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती यहाँ के इंपॉर्टेंट सिटीज थी। उसके बाद अंगा महाजनपदा की बात करें, इसका जिक्र आपको ऐत्रेय ब्राह्मण, महाभारत, पुराणास और रामायण में मिल जाएगा। ये लोकेटेड थी ईस्ट ऑफ मगध में और साथ में वेस्ट ऑफ राजमहल हिल्स में। इसकी कैपिटल थी चंपा। और मॉडर्न डे अगर हम देखें तो मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार में ये लाई करती हैं। उसके बाद अगर हम मगध की बात करें तो इसका पहला अपीयरेंस आता है अथर्ववेद में। ये लोकेटेड था अंगा और वत्सा महाजनपदास के बीच में। मॉडर्न डे पटना और गया डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, साथ में ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ बंगाल यहाँ पे आते थे। अगर हम रिवर्स की बात करें तो गंगा और सोन रिवर्स के बीच में है और साथ में चंपा रिवर भी यहाँ से फ्लो करती थी। राजगिरी यहाँ की कैपिटल थी जो कि बाद में पाटलिपुत्र के रूप में शिफ्ट कर दी गई थी। वत्सा महाजनपदा की बात करें, इसका जिक्र आपको ऋग वैदिक पीरियड में मिलेगा और ये एक ऑफशूट था कुरुज के लिए जो कि हस्तिनापुर से कौशाम्बी में सेटल हो गए थे। इसकी कैपिटल थी कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के पास में है। अवंती की अगर हम बात करें तो ये मॉडर्न डे मालवा रीजन ऑफ MP में लाई करता है। इनिशियली उज्जैनी यहाँ की कैपिटल थी नॉर्दर्न अवंती की और माहिष्मती कैपिटल थी सदर्न अवंती की। बाद में उज्जैनी या मॉडर्न उज्जैन को ही इंटीग्रेटेड अवंती की कैपिटल बना दी गई। यहाँ पे रिवर वेत्रावती थी जो कि डिवाइड करती थी अवंती को नॉर्थ और साउथ में। गांधार की बात करें तो ये मॉडर्न
कश्मीर में लाई करता था और एक्सटेंड करता था अप टू काबुल वैली। इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। पनिनी और कौटिल्य जैसे डिसाइपल्स जो थे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही थे और बाद में वहाँ टीचर भी बने। काम्बोज की बात करें तो ये एक कंट्री थी जो एडजॉइन करती थी गंधार को इन द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट विद द्वारका एज इट्स कैपिटल। ये जो काम्बोज है ये होम फॉर हॉर्सेस भी माना जाता है। जय हिंद।